आए। मैं और आज की जो क्लास की टाइमिंग है वो 3 से 6 बजे तक है। ठीक है। तो यस, क्लास थोड़ी सी लेंथी होगी। मैंने आपको इसलिए पहले बताया था कि यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है। और ये है कि आई ट्राई माई बेस्ट, आप भी अपनी बेस्ट ट्राई कीजिएगा कि हम चीज़ों को जल्दी जल्दी मुकम्मल कर सकें। ठीक है। अच्छा जी, कोई फर्दर बातें नहीं करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। ये जी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका इन्वायरमेंटल साइंस का। यानी इस चैप्टर में बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, जो पाकिस्तान अफेयर्स में आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल वही है, एग्जैक्ट है, कोई फर्क ही नहीं है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस जो आप जीएसए में मुझसे पढ़ा है आपने, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, ये वो है। ठीक है। और ई वेस्ट भी आप मुझसे पढ़ चुके हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी, हर साल इस पे सवाल आता है जी। ठीक है। और कैरिंग कैपेसिटी एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये हम कल पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे आज। प्लस आज अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और कार्बन फुटप्रिंट आप मेरे साथ आज पढ़ेंगे। प्लस आज हम हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को पढ़ेंगे। ठीक है। और हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के साथ साथ हम कुछ और जो इसके साथ टॉपिक्स हैं वो हम कोशिश करेंगे कि स्टडी कर लें। प्लस साथ साथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है। और इन तमाम टॉपिक्स को आज हम कोशिश करेंगे कि हम कवर करें। सो द पॉइंट इज दिस कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट पानी शानी जी अपने पास रख लीजिए। ठीक है। और आप ऐसा कीजिए कि प्रिपेयर अपने आप को कर लें। तो ये है कि इस सिनेरियो में, ठीक है, मैं आपको आगे यानी हम इसे लेकर चलेंगे। ठीक है। आइए जी स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ से मुराद है कि जब पॉपुलेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करती जाती है एक एरिया में, और याद रखिएगा कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है कि उसे इंक्रीजिंग रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा सकें। एम आई करेक्ट अफादिया? इसी तरीके से है ना कि जब संगीन आपके पास पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग डिमांड्स भी होंगी। इसी तरीके से है। लेकिन जब आपके डिमांड्स यानी रिसोर्सेज कम पड़ जाएं और पॉपुलेशन फिर भी बढ़ती जाए, तो इसे कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक हो गया? मेरी बात आप सब समझ रहे हैं? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स। जैसे आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में 25.5 करोड़ आबादी हो चुकी है, 26 करोड़ के आसपास हम जा चुके हैं। तो क्या ये 25-26 करोड़ को रिसोर्सेज फीड करने के लिए ही क्या हमारे पास इनफ जॉब हैं? क्या हमारे पास इतना फूड है? मुझे बताइएगा जी स्टूडेंट्स, सारे जरा मुझे बताएं। तो शाम सबाहत, नो क्या सर। नहीं? तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को फेस कर रहा है। और ऐसे एरियाज जहां पर आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसे कहा जाता है ओवर पॉपुलेटेड एरियाज। ठीक है। अच्छा, फिर एक आपके पास टर्म यूज होता है पॉपुलस। अच्छा, पॉपुलस से मुराद पता है क्या होता है? पॉपुलस से मुराद है कि एक ऐसा एरिया जहां पर पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है लेकिन वहां पर रिसोर्सेज भी हैं। ठीक है। सो एक ऐसा रीजन जहां पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए की। कोई मुझे बता सकता है कि यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है? एनीबडी? कोई बताएगा मुझे यूएसए की कितनी पॉपुलेशन है जी? यूके की? सर 35 करोड़। हाँ, 32 से 35 करोड़ के दरमियान है। अच्छा, वहां पर इतनी पॉवर्टी नहीं है क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज हैं। ठीक है। मेरी बात आप सब समझिएगा प्लीज वर्दा। यूएस की 32 से 35 करोड़ के दरमियान में पॉपुलेशन है। ठीक है। 31 करोड़ थी पहले लेकिन अब इतनी हो गई है। अच्छा, क्या होता है स्टूडेंट्स कि क्या आपने कभी यूएसए में देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बहुत कम? तो यूएसए की क्योंकि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है लेकिन यूएसए के पास इनफ रिसोर्सेज भी हैं। बट पाकि और यूएसए को हम ओवर पॉपुलेटेड नहीं कहेंगे, यूएसए को हम पॉपुलस कहेंगे। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जहां पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हमारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, ऐसे एरियाज को हम कहते हैं जी ओवर पॉपुलेटेड। आप सबको ओवर पॉपुलेटेड और पॉपुलस के दरमियान का फर्क समझ आ गया है? मुझे जरा जल्दी से प्लीज बता दीजिए एनीबडी। यस सर। आप सबको समझ आ गया है? अगर आप में से किसी को नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इत्तेशाम पेपर में ना, इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर में, अच्छा आपसे ना एक सर सवाल। जी। सर कोई अंडर पॉपुलेटेड हम कोई वर्ड है इस तरह, कोई अंडर पॉपुलेटेड कंट्री है इस तरह?
बिल्कुल आपके पास है। अंडर पॉपुलेटेड एक ऐसा एरिया को कहते हैं, कंट्री को कहते हैं जिसकी पॉपुलेशन सिंपली बहुत कम होती है। ठीक है, उसे कहते हैं जी ठीक है, और अंडर। इसका रिसोर्सेज के साथ कोई वो नहीं होता? रिसोर्सेज के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेज के साथ नहीं। अंडर पॉपुलेटेड कोई भी ऐसी कंट्री जहां पर पॉपुलेशन बहुत मिनिमम पाई जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जी हम ले लेते हैं लाइक लग्जमबर्ग हो गया, लाइक नॉर्वे हो गया, नॉर्वे में भी कम है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कंट्रीज जो कि काफी ज्यादा लो पॉपुलेशन रखती हैं, उन्हें कहा जाता है जी अंडर पॉपुलेटेड एरियाज। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एवरीबॉडी प्लीज। अब पेपर की तरफ अगर हम आते हैं ना, तो पेपर में वर्दा ओवर पॉपुलेटेड और पॉपुलस दोनों को इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों का मतलब यही है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हालांकि ये टर्म्स एक दूसरे से फर्क हैं, लेकिन पेपर में ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाते हैं। आप अगर पास पेपर्स देखेंगे तो उनमें ये सवाल किया गया है। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेटेड, पेपर में ओवर पॉपुलेटेड और पॉपुलस दोनों का एक ही मतलब है। सवाल ऐसा आया हुआ है कि पाकिस्तान जी एक पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, तो बताइए जी पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, देखिए पहले उसने पॉपुलस का वर्ड इस्तेमाल कर लिया, फिर कहता है जी पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके कॉजेज बता दीजिए, इफेक्ट बता दीजिए और सोल्यूशन बता दीजिए। तो सिंपल है जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस में अगर आप देखें तो पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट के दरमियान में ना एक बहुत गहरा रिलेशन है। मैं आपको सिंपल एक फैक्ट बताता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसा जमाना था कि जब हम सिटी से अपने गांव वगैरह जाते होते थे, तो हमें रास्ते में बहुत हरे भरे दरख्त नजर आते थे, खेत खलियान नजर आते थे, जंगलात भी नजर आते होंगे, और हम बड़े खुश होते थे जी, गाड़ियों से बाहर देखते थे। क्यों एहतशाम इसी तरीके से है ना? एनीबडी, किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है बचपन में? मुझे बताइएगा, मैंने तो ये किया हुआ है। अब जी आप, सर, मैंने किया। यस सर। अब हम जब अपने गांव वगैरह जाते हैं या वैसे ही कहीं घूमने जाते हैं, सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हैं, क्या संगीन ये ग्रीनरी आज हमें नजर आती है? मुझे बताइएगा, क्या ये ग्रीनरी आज हमें नजर आती है? जी संगीन, नो लेट मी नो। सर। जी, एनीवन? बिल्कुल जी, नहीं नजर आती। ऐसा क्यों है? अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपके पास पॉपुलेशन एक बड़ी लिमिटेड सी थी ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का सिनेरियो ये था कि यानी जब पॉपुलेशन आपके पास बहुत ज्यादा नहीं ना होती, तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स शहर अपनी हदूद में रहते हैं, यानी सिटीज जो है ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, सिटीज अपना काम कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन अब बढ़नी शुरू हो गई, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, अफादिया। अब नंबर ऑफ पीपल जब बहुत बढ़ जाते हैं तो शहर में कंजेशन हो जाती है। फिर क्या है कि शहरों को हमें एक्सपेंड करना पड़ता है। अब शहरों को कहां पर एक्सपेंड करें? शहरों को ऐसे एक्सपेंड किया जाता है कि जो ग्रीनरीज हैं, जो फॉरेस्ट हैं, जो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव लैंड्स हैं, इन्हें किया जाता है खत्म, और इनकी जगह जी आपके शहरों को एक्सपेंड कर दिया जाता है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा जी, इनकी जगह शहरों को एक्सपेंड कर दिया जाता है। अच्छा, अब यहां पर देखें तो स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ह्यूमंस के रहने के लिए हमने बहरिया टाउन, लेक सिटी, ये वो सारी चीजें तो बना ली, बट जब हमने ये तमाम फर्टाइल लैंड्स को रिड्यूस किया, तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से ना सिर्फ आपके पास लैंड्स अफेक्ट होंगे, बल्कि आपके पास बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट होगी। क्यों है? तो शाम इसी तरीके से है जी। अफादिया मुझे बताइएगा बेटा, आपके यस पास सर। डाइवर्सिटी, यानी जो उधर जानदार रह रहे हैं जंगलात में या डिफरेंट एरियाज में, उन तमाम एरियाज में आपके पास जो बायो से मुराद है लाइफ डाइवर्सिटी, यानी जो बायोडाइवर्सिटी, याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी से मुराद होता है जानदार। अच्छा, एक अभी ना मेरी बहुत होनहार स्टूडेंट है, उन्होंने ना एक इशू किया, मैं आपको इशू भी बताता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, तो बायोडाइवर्सिटी में यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, ठीक है? मसला ये है कि अपनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी में आपने ह्यूमन बींग्स के बारे में बात नहीं करना, बल्कि बायोडाइवर्सिटी में आपने बात करनी है जी जानवरों के बारे में। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो ये है कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बायोडाइवर्सिटी से मुराद ह्यूमन बींग्स भी खैर आते हैं, बट यू विल टॉक अबाउट एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द अदर ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स और पैरासाइट्स भी इसमें आते हैं। को एक्सपेंड किया, यानी अर्बनाइजेशन की, और उस अर्बनाइजेशन की वजह से आपके पास फर्टाइल लैंड्स, फॉरेस्ट और ये तमाम एरियाज अफेक्ट हो गए, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके पास क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इन्वायरमेंट डैमेज होती है। तो इसका मतलब कि पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा।
ठीक है, मेरी बात आप सबको समझ जा रही है? लेट मी नो स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के दरमियान का जो रिलेशन है वो जाहिर किया जाता है जी, एक फॉर्मूला है, इसे कहा जाता है आई इज इक्वल्स पी इंटू ए इंटू टी। सो ये आपके पास ये एक फॉर्मूला है, आई इज इक्वल्स पी इंटू ए इंटू टी। आई है जी इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, पी से होता है जी पॉपुलेशन, ए से होता है जी एफ्लुएंस, ठीक है, टी से होती है जी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर एफ्लुएंट से मुराद होता है कि आप कितने वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इस्तेमाल पूरे सीएसएस में नहीं होना, ठीक है, कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होना, लेकिन आप इसे इस तरीके से जो है इसका रट्टा मार सकते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल जी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कॉजेज, ये जी एक इंट्रोडक्शन मैंने लिख दिया, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैंने कोटेशन भी लिख दी है। आप अगर देखें तो स्टूडेंट्स, आपके पास आज ये पूरी दुनिया का एक मैप है, और आप अगर देखें, चले जरा यहाँ से मुझे आइडेंटिफाई तो करके बताएं कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। कोई मुझे बताना चाहेगा? एनीवन जो रेड जोन में चला गया है जी? एनीवन? सर एशिया। जी सर, वही रेड जोन वाला। दूसरे भी मुझे बताएं, रेड जोन वाला क्या एरिया का नाम है? मुझे नाम बताइए ना, आई वांट टू नो द नेम अरे प्लीज। एशिया। एशिया। बिल्कुल, ये जी एशिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, एशिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है, यानी करीबन 5 अरब के करीब, यानी 500 करोड़। पूरी दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है, 8 बिलियन से थोड़ी सी ऊपर जा चुकी है अहमद। और सिर्फ एशिया में 5 बिलियन एशिया में ही है हमारे पास। यानी ये जो रीजन है, लेट मी हाईलाइट इट विद ब्लू, ये जो रीजन है एवरीबॉडी, इसमें 5 बिलियन पॉपुलेशन पाई जाती है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पर पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एशिया के बाद जो पॉपुलेशन है वो कहां पर है जी सबसे ज्यादा? जी मुझे बताइएगा, लेट मी नो, मुझे जरा सारे अब जरा बताएं। सर चाइना एंड इंडिया। एशिया के बाद चाइना और एशिया, एशिया में चाइना और इंडिया नहीं आते? सॉरी सर, मैं समझा आप एशिया में पूछ रहे हैं। वाह जी वाह। जी मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, एशिया के बाद कहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रही है? सिद्रा बेटा, क्यों इतने खामोश हैं जी? मुझे बताइए। मेरे ख्याल से अफ्रीका। अफ्रीका, ये जी आपके पास आ गया अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड है, ठीक है। थर्ड नंबर पर आप अगर देखें तो थर्ड नंबर पर आपके पास आ जाता है जी अमेरिका आपका, राइट। ये पूरा अमेरिका है जी, ये पूरा का पूरा ये ग्रीन वाला अमेरिका है, ये आपका डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका ब्राजील वाला हो गया, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका के बाद आप अगर देखें तो फोर्थ पोजीशन पर आपके पास आ जाता है जी आपका यूरोप। एंड फिफ्थ, ये कौन सा एरिया है ये तो मुझे बताएं जरा, कौन मुझे बताएगा? चलें, लेट मी नो। अहमद, ऊंची आवाज में बोलो यार, सही बोल रहे हो, क्या बताया? न्यूजीलैंड, अहमद कह रहे हैं न्यूजीलैंड, ऐसा ही है ना जी? ये तो सर शाम, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है। हाँ जी, यस गर्ल्स में सर। तो बताएं सिद्रा बेटा, ये क्या है? दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है ऑस्ट्रेलिया में, दिसंबर आपका गर्मियों में होता है। तो ये आपके पास ही पॉपुलेशन का एक पूरा ओवरव्यू आप ऐसे दे सकते हैं। सिंपल आते हैं जी कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास आता है जी कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन में, थोड़ा यहाँ से स्पीड लेकर चलूंगा क्योंकि आपको मैंने ये पढ़ाए हुए हैं, कुछ को अगर कुछ को नहीं भी पढ़ाए हुए, कुछ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो इतने इजी हैं कि आप सबको समझ आ जाएगा। सबसे पहले जनरल कॉजेज की बात करते हैं ना फादिया बेटा, तो आपके पास होता है जी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कल हमने पढ़ना है, ठीक है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन दरअसल स्टूडेंट्स एक ऐसा इवेंट था जो कि शुरू हुआ ब्रिटेन से, बर्तानिया से, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि आपके पास एग्रीकल्चर के जो बेटर प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर होना शुरू हो गए। यानी क्या होता है कि एग्रीकल्चर की पैदावार बहुत बेहतरीन, नई नई मशीनें डिस्कवर हो जाती हैं। आपके पास जो पैदावार पहले 10% थी वो बढ़कर 1000% हो जाती है। वीट अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस किया जाता है, आपके पास दालें अच्छी क्वालिटी की, आलू अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस किए जाते हैं। इवन भेड़ बकरियां जो होती है ना, भेड़ शीप्स को आप समझते हैं ना, ठीक है। आपके पास लाइसेस्टर शीप एक प्रोड्यूस कर दी जाती है, मोटी ताजी ये शीप होती थी और इससे बड़ा गोश्त निकलता था, लोग गोश्त खा के हट्टे कट्टे हो जाते थे। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से अगर हम देखें तो अच्छा वीट, अच्छी गंदम प्रोड्यूस हो रही है, अच्छी दालें, अच्छे आपके पास आलू, अच्छी सब्जियां, अच्छा गोश्त प्रोड्यूस हो रहा है।
तो क्या इन तमाम जो भी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपके पास ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या आपकी पॉपुलेशन यहां पर बढ़ेगी या कम होगी, मुझे बताइएगा। यानी यहां पर इन तमाम कंडीशंस की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बढ़ने के चांसेस है कि रिड्यूस होने के। सिंपल है। सवाहत बेटा बताइएगा मुझे। जी, एनीवन? सवाहत? सर बढ़ने की चांस। बढ़ने बिल्कुल के सही बात है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ठीक है, अच्छा यहां पर अब देखें, ये मैं आप सबके साथ ग्राफ में चाहता हूं कि आप सब ना इसे अपने जेन नशीन कर लें। ये है जी 10,000 BC। अच्छा बीसी क्या होता है, कोई बताएगा? अगर आप में से किसी को नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीबडी? वर्दा, ये वर्दा लेट मी नो। वर्दा 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 मुझे बताएंगे। वर्दा बेटा ये बीसी क्या होता है, जरा ये तो मुझे बताएं। हम्म? वर्दा बेटा ये बीसी क्या होता है? चलें, सिद्रा आप मुझे बताएं, बीसी क्या होता है? बिफोर सेंचुरी। मैंने सिद्रा से ये पूछा। सिद्रा जी बेटा बताइएगा क्या होता है। वैसे हुआ आपसे मुझे एक्सपेक्ट था कि आपको आता होगा। जी सर सॉरी सर, मुझे नहीं आइडिया, मेरा ये सेकंड ही लेक्चर है। बेटा, आप पहले पढ़ा हुआ। बीसी का तो बच्चे बच्चे को पता है पूरी दुनिया में। चलें, सबाहत आप मुझे बताएं। जी सबाहत, लेट मी नो बेटा। सर सेंचुरी। बिफोर जेसस क्राइस्ट। क्राइस्ट। सर मैं बोलूं? बिफोर क्राइस्ट। वैसे ना, मैं अब क्या ही बोलूं। मेरे आम तौर पे लेक्चर में ना, मैं जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है, मेरे पास बहुत बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आए हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। और आपको पता है, मेरे पास 80% इंटेलिजेंट गर्ल्स बैठी होती हैं हर सेशन में। लेकिन मेरी क्लास की ये वाले जो सेशन की लड़कियां हैं, इतनी, मैं क्या बोलूं कि कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। कोई कह रहा है बिफोर सेंचुरी। ये बेटा सी से सेंचुरी होता है। अब देखिएगा बॉयज आपको सही जवाब देते हैं। चलो जी सर मैं संगीत, बताऊं? नॉट यू संगीत, आई नो आई सर नॉट। मैंने बताया बिफोर क्राइस्ट। हाँ तो वो तो चैट जीपीटी से सर्च कर लिया ना आप। फिर नो आगे बढ़। सर, सर मेरा फोन जो हाँ, है ना वो नहीं हो रहा था, तो वो मुझे पता था इस चीज का। चलें बेटा मान लेते हैं। आपने बोला, हमने मान लिया। तो शाम आप जरा बताएं, ये बीसी क्या होता है? हालांकि वर्दा ने भी गलत बताया है जी। ये बीसी क्या होता है? सर बिफोर क्राइस्ट होता है। अहमद, इत्तेशाम भी गलत बता रहे हैं। अहमद सही बताएंगे। अहमद आपने पहले भी ऑस्ट्रेलिया से ही बताया था। क्या होता है मुझे बताइएगा। सर बिफोर क्राइस्ट ही होता है। बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, बीसी बिफोर सेंचुरी कैसे हो सकता है? एक सेंचुरी का पहला साल होता है एक, और आखिरी साल होता है 100। सेंचुरी से पहले कोई 0 साल भी होता है? कितने वैसे नकमों वाली बातें हैं। और ये बातें आ कहां से रही हैं? ये हुमा जिले से आ रही हैं, जो कि खुद लिटरेचर की स्टूडेंट है बेटा। आपसे तो, आपकी तो डिग्री भी ये नहीं है बेटा। आपकी डिग्री तो माशाल्लाह इतनी इंटेलेक्चुअल, एंड यू आर एन इंटेलेक्चुअल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई नो दिस। बट ऐसे सोच लिया करें बेटा थोड़ा। पता नहीं कौन कौन बीसी बोली जा रहा है, बिफोर सेंचुरी नहीं जी स्टूडेंट्स। संगीन क्या होता है बीसी, जरा बताइए सबको। बिफोर, दूसरों ने भी सही बताया है, बिफोर। क्राइस्ट भी होता है सर, बिफोर कॉमन एरा भी होता है, दोनों इस्तेमाल होते हैं। भी होता है, कॉमन एरा भी होता है। हाँ जी, ये फादिया बेटा क्या होता है बीसी, जरा मुझे बताइए। सर व्हाट इज? बिफोर बिफोर क्राइस्ट। हाँ सिद्रा क्या होता है बीसी? ये तो मैंने वैसे ही आपसे पूछ लिया, मैं तो आपको वैसे ही पढ़ाने लगा था। ये तो मैंने वैसे ही आपसे पूछ लिया स्टूडेंट्स, पर आप सबको ये भी नहीं चले, कोई नहीं। स्टूडेंट्स, बीसी से मुराद होता है कि हजरत ईसा से पहले वाला दौर। ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, और तब साल 0 हुआ। यानी उनके आने से ये दुनिया का जो तारीख है, तारीखी निजाम शुरू हुआ। ठीक है, उनसे पहले जो था वो चलता था निजाम, यानी तारीखें चलती थी, लेकिन वो पीछे को चलती थी। हम जैसे अभी 2025 से 2026 में आए, वक्त वहां पे ऐसा नहीं था होता। तारीख दानों ने, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना दुनिया का एक सबसे बड़ा इवेंट था, क्योंकि बगैर बाप के पैदाइश आज तक हुई नहीं है किसी की। तो क्या हुआ कि दुनिया ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के टाइम को, दुनिया यानी के टाइम से रिलेट करके इस दुनिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक क्राइस्ट से पहले, क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्राइस्ट से पहले, और एक क्राइस्ट के बाद। अब ये जो बीसी है ये क्राइस्ट से पहले है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले वाला दौर। ओके, मेरी बात आपको समझ आ रही है? और उसमें 2025 से 26 में नहीं जाते, उसमें 2026 से 25 में आते हैं, यानी पीछे आते जा रहे थे। 10,000 से, 10,000 से 9,000, फिर 8,000, फिर 7,000, फिर 6,000, ऐसे करते करते 1,000 और फिर 0।
और फिर जीरो से आपके पास नया एरा स्टार्ट होता है, जहां पर हम जिसे अभी लिखते हैं एडी। आपने कहीं पे पढ़ा होगा ना कि हम लिखते हैं 1970 एडी। एनीबडी? अच्छा, अब ये एडी क्या होता है? चलिए हुमा जिले की कहानी सुनते हैं। जी हुमा बेटा, ये एडी अब क्या होता है, ये तो बताएं जरा। मुझे बताया आपकी तरफ से मुझे ये भी बड़े मजे की चीज सुनने को मिलेगी जी। व्हाट इज नहीं एडी? सर, एनो डोमिनी कोई ऐसा नाम यूज होता है, एनो डोमिनी। एनोडोमिनी, बिल्कुल सही फरमाया जी सिद्रा। एडी का मतलब होता है एनोडोमिनी, जिसका मतलब है खुदावंद का साले मकबूल। ठीक है, तो हम अभी एडी में बैठे हुए हैं, 2026 एडी है, ठीक है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले ये था बीसी, बिफोर क्राइस्ट। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल पहले आए हैं, और उनसे भी 10,000 साल पहले आपके पास जो है दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सही है, मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? एवरीबॉडी प्लीज मुझे बताइएगा। आपके पास पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है 10,000 बीसी में, ठीक है। यहां पर ये साल लिखे हुए हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स ऐसे ही करते करते आपके पास टाइम आता है जी 1835 का। 1835 में जो पॉपुलेशन होती है वो, यानी 1880 तक पॉपुलेशन होती है 1.5 बिलियन। यानी पूरी दुनिया में 150 करोड़ पॉपुलेशन थी 1835 तक। फिर 1925 आता है, और 1925 में आपके पास पॉपुलेशन बढ़ जाती है और 2.7 बिलियन तक चली जाती है। 1930 की बात मैं बता रहा हूं। फिर 1965 आता है, 1965 में पॉपुलेशन आपके पास 3 बिलियन। अब देखिए पॉपुलेशन कितनी जल्दी बढ़ती जा रही है। 1835 से 1925 तक करीबन 90 साल में आपके पास करीबन 50 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी है। ये 150 करोड़ पॉपुलेशन थी, और यहां पर देखिए तो सिर्फ 200 करोड़। तो 1970 1935 से 1925 1835 से 1925 तक, यानी ये 90 ईयर्स के पीरियड में आपके पास 50 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी। ठीक है जी, सदी सही जा रही है। लेकिन अब 1930 से 1960 तक कितने साल बनते हैं, कोई मुझे बताना चाहेगा कैलकुलेट करके? तो बड़ी बेसिक सी चीज है, आजकल एबिलिटी भी आप पढ़ रहे हैं जी। सर एनीबॉडी? 30 इयर्स। 90 30 ईयर। ये 30 ईयर्स में कितनी बड़ी पॉपुलेशन? 1930 में आपके पास 2 बिलियन, और 1960 में 3 बिलियन। कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई मुझे बताइए? यू नो, 1 बिलियन, करीबन 100 करोड़ पॉपुलेशन आपके पास बढ़ गई। और पता है ये क्यों बढ़ी? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका था दुनिया में। वीट, पहले भी एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आता है 18th सेंचुरी में, लेकिन संगीन उसके बाद 1960s में भी ना, इवन पाकिस्तान में भी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आता है। वीट, गंदम की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, आलूओं की, दालों की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, और इसकी वजह से आपके पास जब ये तमाम चीजों की क्वालिटी अच्छी होती है तो पॉपुलेशन अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर हम अहमद इसी स्पीड से जाते रहेंगे ना, तो आपके पास 2050 तक 9 बिलियन यानी 900 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और अल्टीमेटली बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरी दुनिया का इस सिनेरियो में, ठीक है। तो ये ग्राफ आप यहां पर बना सकते हैं, आप सबको ये ग्राफ याद होना चाहिए बाय नंबर्स। एवरीबडी क्लियर है? यहां तक कोई अगर समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने बीसी को देखा, हमने एडी को देखा, हमने पॉपुलेशन को देखा। क्लियर है यहां तक? मुझे जल्दी जल्दी जरा बता दीजिए एवरीबडी, जल्दी जल्दी मुझे बताएं जी। क्लियर है एवरीबडी? जी सर क्लियर है। यस कोई सर सवाल क्लियर। नहीं? आशा ने सबसे पहले क्या क्लियर है? बेटा आशा मुझे ये तो बताएं कि एडी क्या होता है, जरा ये तो बताइए। व्हाट इज एडी आशा? आशा जावेद? जी आशा बेटा, व्हाट इज एडी? देखा, आशा को नहीं पता, एंड आशा वाज द फर्स्ट टू से सर क्लियर है। चलें आशा बेटा, बीसी बता दें, बीसी क्या होता है? बीसी का सर बेटा बता। बिफोर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जो पीरियड है उसको कहते हैं। और एडी किसे कहते हैं? एडी बता दें। और राइट जी, आशा को नहीं पता। एडी कौन मुझे लास्ट टाइम बताएगा बॉयज में से? संगीन आप बताएंगे व्हाट इज एडी? एडी, एडी इज दी एनोडोमिनी, एनोडोमिनी, ठीक है। और राइट जी, अब दूसरा कॉज अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर। स्टूडेंट्स कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, वर्ल्ड वॉर में बड़े बंदे मरे थे, क्योंकि अब वॉर नहीं हुई कोई बहुत बड़ी, तो बंदे भी नहीं मर रहे, इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन आ गई है हमारे पास, अच्छे से अच्छी वैक्सीन, हॉस्पिटल्स आ गए हैं, जिसकी वजह से बीमारियां थम जाती हैं, रुक जाती हैं, और आपके पास बंदे नहीं मर रहे। तो ये जनरल कॉजेस हैं। उसके बाद चलते हैं जी पाकिस्तान स्पेसिफिक कॉजेज। पाकिस्तान स्पेसिफिक कॉजेज, सबसे पहले तो रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर में हम देखते हैं जी कि हमारे जितने भी उलमाए कराम हैं, हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं, वो कहते हैं जी हमारा दीन कहता है जी बच्चे ज्यादा पैदा करो, जबकि कहीं पर भी नहीं ये लिखा हुआ। स्टूडेंट्स, नॉट इवन अ सिंगल आयत इन कुरान पाक एंड एज वेल एज बाइबल, और इवन गीता में भी यहां पर कहीं नहीं लिखा कि आप बच्चे ज्यादा पैदा करो।
कोई एक ऐसी एक्सप्लिसिट आयत ही नहीं है। लेकिन हमारे रिलीजियस फैक्टर्स में, यानी रिलीजियस लोग जो हैं वो ये चीज कहते हैं जी, दीन कहता है बच्चे ज्यादा पैदा करो, हालांकि कहीं पे भी ये नहीं है। लेकिन हमारे लोग क्योंकि रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास पाकिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर जी क्या होता है कि हम कंट्रासेप्टिव्स का यूज नहीं करते, ये भी एक बहुत गलत सिनेरियो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको, आप सब इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि पाकिस्तान में जो कंट्रासेप्टिव का यूज है वो 30 to 35% है, और हम कहते हैं जी ये जी रिलीजन में हराम है, ये सारे सिनेरियोज हैं। स्टूडेंट्स, आप अगर देखें तो तुर्की में भी आपके पास जो है कंट्रासेप्टिव्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, और तुर्की के साथ साथ बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, वो भी तो मुसलमान मुल्क है। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? एवरीबडी प्लीज जरा मुझे बताइएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट अहमद? कि ये सारे भी तो मुसलमान मुल्क ही है ना सिद्रा, संगीन, यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, बट यहां पर कंट्रासेप्टिव्स का यूज बहुत ज्यादा है, बट पाकिस्तान में नहीं हो रहा। फिर द नीड ऑफ अ बॉय, हम सबको जी, ठीक है, यानी पाकिस्तान में जी लड़का पैदा करने के चक्कर में 10-10 बेटियां हमने पैदा की होती हैं। ठीक है, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द डे बढ़ रही है। सो ये भी आप हमारे पास रीजन है। फिर अर्ली मैरिज हो जाती है, जल्दी शादी होने की वजह से आपके पास जो है पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती जाती है। इवन पाकिस्तान में आप अगर देखें तो प्लीज ये स्टार्ट अपने पास ऐसे के लिए लिख लीजिए। ठीक है, पाकिस्तान में आप अगर देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास 4.6 मिलियन ऐसी लड़कियां हैं जिनकी 16-15 साल से पहले शादी हो जाती है, यानी 46 लाख। ये बहुत बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स, 46 लाख हर साल। 46 लाख ऐसी लड़कियां हैं पाकिस्तान में जिनकी 15 साल से कम उम्र में शादी हो जाती है। और 18 साल से पहले करीबन आपके पास 1 करोड़ और 79 लाख, यानी 1 करोड़ 18.9 मिलियन ऐसी लड़कियां हैं जो कि 18 साल से पहले जिनकी शादी हो जाती है। और 18 साल के बाद तो खैर एक अलग ही सिनेरियो है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर ये भी आप बता सकते हैं, जब आपके पास अर्ली मैरिजेस होती हैं तो उस टाइम पर आपके पास जो है एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। देन आपके पास आ जाता है जी प्रिवेलेंट इलिटरेसी, लोगों में अकल नाम की चीज नहीं है पाकिस्तानियों में। सिंपल इज दिस, आई एम सो सॉरी टू से बट दिस इज द रियलिटी। क्या होता है कि हम अपने बच्चों की बहुत कम उम्र में शादी कर देते हैं। आई रिसेंटली एनकाउंटर्ड अ फैमिली इन माय चर्च। स्टूडेंट्स, वो क्या हुआ कि एक लड़की थी जिसकी ना 16 साल की उम्र में शादी की उन्होंने, उसके पेरेंट्स ने कर दी, एंड शी गॉट डिवोर्स्ड। ठीक है, डिवोर्स हो गई थी, 16 साल की उम्र में शादी होगी, 16 साल की उम्र में डिवोर्स हो गई। दैट इज अ वेरी बैड थिंग। लेकिन क्या हुआ माइला कि आई वेंट टू हिज हर होम एंड मैंने जी उसकी उस बेटी को, उस बच्ची को कहा, मैंने कहा आप ना ऐसा करो कि कोई ना ट्रेनिंग हासिल कर लो या कोई पढ़ लो, कोई ना कोई हुनर आ जाएगा, चलो आप ना, क्या होगा कि थोड़ा अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या ये कोई गलत चीज है? द आंसर इज नो सर। बट यू नो व्हाट हिज फादर वाज सेइंग, उसके फादर कहते जी बेटियां हमारे ऊपर बर्डन है, और मैंने तो उसकी शादी ये 17 साल की उम्र में कर देनी है। कैन यू बिलीव दिस थिंग? और ये एक घर की बात नहीं है, और ये एक रिलीजन की भी बात नहीं है। ये इस्लाम में भी ऐसे ही है, यानी मुसलमान भी ऐसे ही करते हैं, क्रिश्चियंस भी ऐसे ही करते हैं, इन शॉर्ट पाकिस्तानीज ऐसे करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि स्टूडेंट्स, जब हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन होती है, तो उस लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से और वो आदमी को पता है क्या कहना था? द पर्सन वो सेइंग कि हमारी भी छोटी उम्र में शादी हुई है, और हम भी अपने बच्चों की छोटी उम्र में ही शादी करेंगे, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दिलवाएंगे। एंड द नेक्स्ट वीक व्हेन आई वेंट देयर, तो उस लड़की का जी रिश्ता भी तय हो गया था एक हफ्ते में। तो व्हाट आई वांट टू टेल कि हमारे लोगों में जो है इलिटरेसी बहुत ज्यादा पाई जाती है, हर गली मोहल्ले हर कूचे में पाई जाती है, और उसकी वजह से आपके पास क्या है कि जल्दी शादियां हो जाती हैं। जल्दी शादियां होने की वजह से आपके पास इलिटरेसी बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ जाती है। फिर इमिग्रेशन ऑफ मासेस, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है स्टूडेंट। आप सबको याद है सर, हम पर फर्ज है बच्चों की शादी, ये कहकर पेरेंट्स जल्दी कर देते हैं। हाँ, तो वो जहालत है ना। आप अपने बच्चों की शादियां टाइम पर कीजिए, वो एक अच्छी चीज है, लेकिन टाइम पर। ठीक है, जब आपके बच्चे आपके पैरों पर खड़े हो जाएं, कुछ इस तरीके से हो। ठीक है, अब क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान का भी ना माहौल बहुत ज्यादा खराब है। यानी जब 9वीं 10वीं होती है, अब 9वीं 10वीं एक ऐसी एज है, फर्स्ट ईयर हो गई, सेकेंड ईयर हो गई, ये बड़ी हसास एज होती है। आप सब इस उम्र से निकल कर आए हुए हैं। ठीक है, ये एज बहुत सेंसिटिव है, यानी 13 14 15 16 17 18 साल तक ये सेंसिटिव एज होती है। अकल नहीं होती बच्चों में, नॉनसेंस होते हैं, मेच्योर होते हैं। अच्छा, हमारा सिलेबस भी ऐसा है, मजे की बात आपको बताऊं स्टूडेंट्स, आप सबने अपने सिलेबस में कोई शेरो शायरी के रट्टे मारे हुए हैं, एम आई करेक्ट? आपको पता है इस्लाम में शेरो शायरी अच्छा नहीं समझी जाती, ये मैं रियलिटी बेस्ड बात बता रहा हूँ। ठीक है, और शेरो शायरी में क्या है? ठीक है, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स। क्या होता है, ना चाहते हुए भी
वो 9वीं 10वीं के बच्चों को आप व्हाट्सएप फोन, उनका फेसबुक या कुछ भी दे दें, उन्होंने शेरो शायरी लगाई होती है। एंड ना चाहते हुए भी उनकी जो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन है टुवर्ड्स अदर जेंडर वो जाना शुरू हो, क्योंकि हमारा सिलेबस ही ऐसा है। क्या करें उसको? ठीक है। तो देर इज अ डायर नीड कि हमारे सिलेबस को रिफॉर्म किया जाए, ये बहुत जरूरी है। ये एज ऐसी होती है जिसमें बच्चा बनता है या डिस्ट्रॉय होता है। एंड आपको पता है कि ये एज में ही हमारे पास जो है, क्योंकि बच्चे तो इतने नादान होते हैं, बच्चे तो इतने समझदार नहीं होते, और बच्चों का जैसा दिमाग होता है जहां पर लगाओगे लग जाता है, बच्चों का दिमाग इस साइड पर जब लग जाता है तो फिर दे आर अनएबल टू गेट एनी टाइप ऑफ एजुकेशन। अच्छा, 12 साल की उम्र में सर, मोहम्मद, हाँ जी बेटा फरमाएं। पोइट्री को प्रोहिबिट नहीं किया गया, मतलब डायरेक्ट नहीं किया गया है, ऐसी पोइट्री को प्रोहिबिट किया गया है जो आपको उदास कर दे। अब जब होली प्रॉफिट का टाइम था तो उस टाइम पर भी तो हमारे पास पोइट्स थे, जैसे हजरत हसन इब्ने साबित, और उसके अलावा एक दो और भी नाम थे जो मैंने सीड्स नेक्टर वाली बुक से पढ़े थे। वो नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहे अभी। बेटा उनकी, आप मुझे एक बात बताइए, आप ही ने भी कहा कि सर ऐसी पोइट्री जो हमें उदास कर देती है, पंखुड़ी के गुलाब किसी है, सूरत एक शबाब किसी है, तो ये क्या है? ये हमें उदास कर दे, ये हमें खुश कर देती है कि छलांगे मार के मार के मुल्क के लिए जान दे दो। सर, ये खुश भी नहीं करती है, उदास भी नहीं करती है, ये तो सिर्फ एक वो चीज वो ही इंसान समझ सकते हैं ना कि जो किसी चीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। बेटा तुम मेरे पास होते हो गोया पता नहीं क्या, नहीं तो क्या होता है, मेरा महबूब भाग गया दौड़ गया, मेरा महबूब तो मेरे। लेकिन ना लिटरेचर के स्टूडेंट्स इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करेंगे, गो कि वो एज नहीं है बच्चों को ये चीजें पढ़ाने की, उसमें जो है ना इस्लाहात होनी चाहिए। लेकिन जो लिटरेचर है ना, ये एक तो पूरा सब्जेक्ट है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कि मैंने लिटरेचर लिखा भी है और मैंने पढ़ा भी है। हम्म। और तो ये सर वैसे भी जो पोइट्री है वो एक मेजोरिटी एस्थेटिक में आ बात है। गई। But it is no such thing as aesthetics. I don't believe this type of stuff. For example, आप अगर देखें तो क्या गोरों को पोइट्रियां पढ़ाई जाती है? यस, दे रीड पोइट्री। आप एक अलामा इकबाल की एग्जांपल ले लें, जरूरी तो नहीं कि आप एक जेंडर बेस्ड मैसेज जो है उसमें कन्वे कर रहे हैं, आप बहुत सारी अदर फीलिंग्स जो हैं, मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो दूसरा इंसान है, मे भी हम उसको किसी और तरह नहीं समझा पा रहे, लेकिन हम इस तरह उसको समझा पा रहे हैं लिटरेचर के तौर पे या अफसाने के तौर पे, या किसी भी रिटन फॉर्म में आप उसको बता पा रहे हैं। बट द पॉइंट इज दिस कि बेटा बात पता है क्या है कि राइट नाउ इन पीएमएस आप अगर देखें, संगीन यू आर गोइंग विद पीएमएस एज वेल राइट? आप में से भी बहुत PMS के साथ जाएंगे माइला, ठीक है। तो क्या है कि पीएमएस में हम बड़ी उर्दू के रट्टे मारते हैं शेरो शायरी के, और बड़ी उर्दू ना बड़ी एक्सटेंसिव है। अच्छा, एस्थेटिक सेंस फिर भी नहीं आती ब्यूरोक्रेट्स में ठीक है। तो बेटा पोइट्री इज नॉट अ सिंगल फैक्टर जिसकी वजह से एस्थेटिक, अगर पोइट्री की वजह से ये एस्थेटिक सेंस आए, तो बेटा फिर तो इंटीरियर डिजाइनर सिर्फ और सिर्फ पोइट्री पढ़े, ठीक है। तो पोइट्री इज नॉट अ सिंगल मोस्ट फैक्टर जिसकी वजह से आती है, बल्कि पोइट्री हमारी पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली पोइट्री जो है ना, वो एक पर्सन को सिर्फ ऑपोजिट जेंडर की तरफ रागिब करती है, माइल करती है। एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से होता ये है कि हमारे बच्चे एक टूवर्ड्स अदर जेंडर वो अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने की वजह से वी नॉट एबल टू डू एनी सिंगल स्टफ, ठीक है। जबकि 12 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह कर लिया था। हमारे 13 14 15 साल के बच्चों को व्हाट्सएप से टाइम नहीं मिलता। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज द रियलिटी दैट वी ऑल फेस। सो इमिग्रेशन, सो ये आप बता सकते हैं। खैर आइए जी आगे चलते हैं। इमिग्रेशन, अच्छा आप सबका एक अलग सिनेरियो हो सकता है। देखिए मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप सबको मजबूर कर रहा हूं कि आप मेरे पॉइंट से अग्री कीजिए, ठीक है। डिस्कशन करने का मकसद ये होता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन डिस्कशन का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं होता, या डिबेट का मकसद या डायलॉग का मकसद कि हम एक दूसरे के ऊपर अपनी राय मसलत करें। स्किल्स हर जगह काम नहीं आते ना, पोइट्री पेंटिंग आर्ट आर द पार्ट ऑफ लाइफ, नो बेटा, दे आर नॉट। आई एम सॉरी टू से, दे आर नॉट, ठीक है। यू कैन सर्वाइव विदाउट दैट, स्किल्स काम आते हैं, ठीक है। पोइट्री और आर्ट से कभी भी बंदे का पेट नहीं भरता। आई एम सॉरी बेटा बट दिस इज द रियलिटी, दैट्स व्हाट आई थिंक। स्किल से भरता है, ठीक है। स्किल्स वाला बंदा कभी भूखा नहीं रह सकता। पोइट्री से नहीं भरता बेटा। पोइट्री में क्या है, आप देखें तो व्हाट डिड मिर्जा गालिब अचीव्ड इन हिज लाइफ, चले हम वैसी बात करते हैं, व्हाट डिड ही अचीव? नथिंग। ऐसे ही है, क्या था, उन्हें सिर्फ कहा गया जी मीर तकी मीर ने क्या अचीव किया, दैट्स द रियलिटी दैट आई एम। उनको आज भी पढ़ा जाता है। बस दैट्स ऑल।
सर क्या है? उनके लिए सक्सेस की डेफिनेशन और थी ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी ने कुछ अचीव नहीं किया तो उसने लाइफ में कुछ नहीं किया। उनके लिए सक्सेस की यही डेफिनेशन थी, मतलब उन्होंने अपने आर्ट को या जो वो क्राफ्ट कर सकते थे उसको उन्होंने अपना पैशन बनाया। बेटा मुझे एक बात बताइएगा, लेट मी प्लीज डू लेट मी नो, क्या उन्होंने मुसलमानों की हालत को उजागर किया या मुसलमानों में एक रिवाइवल लेकर आए? उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से कि बहुत सारे इश्यूज जो आज भी है ना, हम उन पे बात उनके थ्रू ही कर पाते हैं। लाइक फैज अहमद फैज की पोइट्री है, हबीब जालिब की पोइट्री इस तरह की है कि उसमें आम आदमी और मजदूर के इश्यूज को उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, जो कोई भी उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। ठीक है बेटा, आई डोंट अग्री विथ यू, ठीक है। यस, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्होंने इसे रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। जैसे फैज अहमद फैज हो गए, एक दो और हो गए, बट अकॉर्डिंग टू मी मिर्जा गालिब वाज नॉट सक्सेसफुल। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, आई एम सो सॉरी टू बी वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू, बट आई डोंट थिंक ही वाज सक्सेसफुल। Success according to me is that you feed your kids well, that you are loyal with your wife or something like that. Mirza Ghalib was unable to do this thing and all he did was just poetry. तो मेरे ख्याल से तो ये नहीं था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, फॉर सच अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, बट मेरे ख्याल से वो नहीं थे, ठीक है। सो आज भी उन्हें पढ़ा जाता है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, उन्हें बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बट वो पढ़ के भी हमारा कोई फायदा नहीं होता। प्लीज आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। वॉर्स, लेबर लॉस, जनरेशंस, ठीक है बेटा, वो द डिबेट गोज ऑन एंड ऑन, ठीक है। आपका अलग एक सिनेरियो है, बिकॉज आप और वर्दा जो है वो मेरे ख्याल से लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, दैट्स वाई। बट शेर व शायरी बेटा आज के जमाने में हमें कुछ नहीं देती, ठीक है। तो आइए जी आगे चलते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट्स हैं जी। रैपिड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन होती है आपके पास, पॉपुलेशन लॉस्ट होती है, बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होती है, स्ट्रेस ओवर नेचुरल रिसोर्सेज आता है जी। स्टूडेंट्स अब देखें, जो हमारे पास वाटर के रिसोर्स, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आप अगर देखें, तो पाकिस्तान में देयर वाज अ टाइम जब गैस हमारे पास सारा सारा दिन आती थी, ऐसा ही है। हम रात को 2 बजे भी जो है स्टोव ऑन करते थे, तो जो 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 भी होता है वो, तो वो क्या थी कि गैस आती होती थी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आती होती थी, बिजली पूरी आती होती थी, ठीक है। पेट्रोल हमारे पास एक वाफर मिकदार में और सस्ता होता था। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या ये आज रिसोर्सेज पाकिस्तान में उतनी ही वाफर मिकदार से पाए जा रहे हैं? एनीबडी कोई मुझे बताना चाहेगा? जी मुझे बताइएगा। हमने तो बचपन से लोड शेडिंग देखी है, नो मतलब सर, नो अब सर। लिमिट है। लाइट नहीं होती थी, और स्टिल आज भी ऐसे ही है। लेट्स गेट फॉरवर्ड बेटा, बेटा, लेकिन बेटा कुछ एरियाज में लोड शेडिंग नहीं होती है। प्लीज जरा समझिए, देर मस्ट बी अ टाइम ना जब यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती होगी। आप अपने वालदेन से पूछिएगा, ठीक है, उस टाइम पे बहुत कम होती थी गैस, और ये सारे सिनेरियोज तो हम सब ने देखे हैं, ठीक है। तो क्या था कि स्टूडेंट्स, अब हमारे रिसोर्सेज पर, पानी पर, ठीक है, स्ट्रेस आता जा रहा है, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत से लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, डिग्री होल्डर्स को जॉब नहीं मिलती, और बिकॉज डिग्री होल्डर्स को जॉब नहीं मिलती तो उसकी वजह से पोवर्टी आती है। अच्छा, पोवर्टी की वजह से आपके पास क्राइम रेट भी बढ़ता जाता है। अच्छा, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर जी क्राइम रेट आपके पास बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल जी, आपके पास 2023 के स्टार्ट में देखें तो आपके पास इतनी ज्यादा पॉवर्टी हो गई थी और वीट का बहरान इतना ज्यादा आपके पास हो गया था कि एक लड़का अपने, क्योंकि उसके घर वाले भूखे थे तो उनके लिए आटा चोरी कर रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वाज क्राइम। लेकिन जब उससे पूछा गया तो कहता है मेरे पास जॉब ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से हम हर किसी को जॉब्स पर नहीं रख सकते, बिकॉज हम हर किसी को जॉब नहीं दे सकते, तो जो अशखास रह जाते हैं, जब उनके बच्चे भूखे बैठे होंगे या फैमिली भूखी बैठी होगी, तो दे आर लेफ्ट विद नो अदर चॉइस बट टू कमिट क्राइम। माल न्यूट्रिशन, लोगों के पास रोटी पूरी नहीं हो रही, खाना पूरा नहीं हो रहा। जब खाना पूरा नहीं हो रहा तो माल न्यूट्रिशन, यानी आपके पास बहुत सी डिजीजेज आती हैं ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, क्योंकि लोगों के पास प्रॉपरली खाना ही पूरा नहीं हो रहा। 2 वक्त की रोटी आज पाकिस्तान में पूरी करना, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यानी जो एक अपर मिडिल क्लास है और एलीट क्लास है उनके लिए तो बहुत ईजी है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो हमारे पास ज्यादातर पॉपुलेशन है, जो एक मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जो मजदूर तबके से रखते हैं, उनके लिए स्टूडेंट्स 2 वक्त की रोटी को अचीव करना, इट्स अ वेरी वेरी बिग टास्क। आपको पता है एक मजदूर की दिहाड़ी कितनी है, जो 9 बजे जाता है और 5 बजे जो है वो ऑफ लेता है? एनीबडी कोई बताना चाहेगा मुझे? एहतशाम, डू हैव एनी आइडिया क्या है एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी? कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? सर आई थिंक 1000 नहीं बेटा, 1500 तक है। 2000, 15 नहीं नहीं, पर दो डे। 2000 के करीब है। चले नहीं सर, 15, काफी जगहों पे 1000 भी है। 1000 भी? 1200 कुछ इस तरह है।
मैंने 1,000 से हम 2,000 लगा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या 1,000 में क्या एक दिन का खाना पूरा करना, क्या ये पॉसिबल है? आज के पाकिस्तान में अगर हम देखें तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ओ ठीक सर। है, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट्स देखिए ना, आपके पास पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा पॉपुलेशन जो है, आपके पास प्रॉपर जॉब, और आपको पता है ये मजदूर जो है बहुत पढ़े लिखे लोग भी ये काम कर रहे हैं आजकल, क्योंकि काम ही नहीं है, जॉब ही नहीं है। ठीक है, डिग्रीज लेकर लोग घूम रहे हैं, डॉक्टर्स का यही हाल है, इंजीनियर्स का ये हाल है। ठीक है, तो ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स का भी यही हाल है, असिस्टेंट कमिश्नर बन के लोग पढ़ाते हैं। वाई? बिकॉज स्टूडेंट्स द थिंग इज दिस, नहीं पूरा आता। सच बता रहा हूं मैं। ठीक है, नीड्स एंड वांट्स जो है ना, वो नीड्स ही नहीं पूरी होती, वांट्स तो खैर अलग चीज है। तो क्या है कि ये सिनेरियो है जी, ये स्टूडेंट्स कंट्रीज हैं, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है। थोड़ा मैं तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सेल्फ टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर्सनल लेवल पर, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम बच्चे पैदा करने की बजाय अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या है कि देखिए स्टूडेंट्स, एक देर इज अ स्टूडेंट, देर इज अ पर्सन, देर इज अ किड। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने फॉर एग्जाम्पल ही इज एन ऑर्फन, ठीक है, और उसे ऑर्फन एज में प्रॉपर फैसिलिटी की, स्टूडेंट्स मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ऑर्फन एज में कोई प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती। ये मैं रियलिटी बेस्ड बात बता रहा हूँ। अब कोई भी पाकिस्तान का एटलीस्ट ऑर्फन एज उठाकर देख लें, ठीक है, तो पाकिस्तान में तो नहीं मिलती। ये मैं एक सच बात बता रहा हूँ। ठीक है, आपके पास क्या है कि ही विल नॉट बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, बहुत कम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज होगी, और चांसेस इस चीज के कि वो आगे बड़ा होकर या बड़ी होकर अपने पाकिस्तान या मुल्क के लिए कोई अहम असासा बने, ये बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन अगर हम एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे, दो को अडॉप्ट कर लेंगे, तो क्या है कि हम उन्हें अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। अल्टीमेटली क्राइम की रेशो कम होगी, और जब हम उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट्स क्या है कि आपके पास वही बंदा या जो फीमेल है, जो कि बड़े होकर जिसके चांसेस बहुत कम थे कि वो अपने मुल्क और कौम के लिए एक असासा बन सके, अब जब उसे अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाएगी तो वो अपने मुल्क और कौम के लिए एक अहम असासा बन सकता है। तो क्या है कि पर्सनल लेवल पर अडॉप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अडॉप्शन को हम इनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास ये एजुकेशन टीनेजर्स को, ठीक है, बताया जाए फैमिली प्लानिंग के बारे में। अच्छा स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी टू से, बट फैमिली प्लानिंग हमारे पाकिस्तान में एक टैबू समझा जाता है, जो कि खैर गलत है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बात करने से डरते हैं, और बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने बात करने से, इन तमाम सिनेरियोज से डरते हैं। बट दिस शुड नॉट बी अ रियलिटी, एंड दिस शुड नॉट बी इनकरेज्ड। हमें अपने बच्चों के साथ, हमें अपने बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा बजाते पेरेंट्स। हमें अपने बच्चों के साथ ये बातें बड़ा ओपनली करनी पड़ेंगी, ताकि हमारे बच्चे समझ सकें कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं, इनके क्या एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं, और फिर क्या है कि प्रॉपरली फैमिली प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए आगे जो भी हमें लाइफ आगे अपनी लेकर चलनी है उस तरीके से करें। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और टीन एजर्स को तो बताना तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। कम्युनिटी लेवल पर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? कम्युनिटी लेवल पर रोजाना स्टेटस लगाने की बजाय, ठीक है, हम वुमेन को प्रैक्टिकली इंपावर कर सकते हैं, हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। स्टूडेंट्स, मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ, यहाँ पर इसराइल की ही एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, इसराइल ने, याद रखिएगा कि शायद आपको इस चीज़ का आइडिया हो, लेकिन अगर नहीं है तो लेट मी टेल यू, वांट्स और नीड्स इनकम के हिसाब से इंक्रीज हो जाते हैं। बेटा, कह सकते हैं, ऐसा होता है, बिल्कुल कह सकते हैं कि वांट्स और नीड्स, बेटा नीड्स तो वही रहती हैं, ठीक है, वांट्स बढ़ती जाती हैं बेसिकली। ठीक है, नीड्स वही रहती हैं, नीड्स एज सच अप एंड डाउन नहीं होती, वांट्स बढ़ती जाती है। जैसे जी, व्हेन आई यूज टू अर्न, मैं मेरा मेरे ऊपर एक टाइम था, एक प्राउडली से, कि जब मैं करीबन कोई 20-30 हज़ार की जॉब के लिए मैं ढूंढ रहा था, मेरे पास डिग्री थी बट आई हैड नो जॉब। तो उस टाइम पर मेरी वांट्स कुछ और थी ठीक है, but right now, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, by the grace of God, as I am earning a good handsome amount of money, तो अब मेरी wants कुछ और हैं। तो बेटा नीड्स तो वही रहती हैं, रोटी कपड़ा मकान सर पे छत होना, नीड्स तो वही हैं, लेकिन वांट्स आपकी बढ़ती जाती हैं, यस, इनकम के साथ। लेकिन अगर हम अपनी वांट्स को इनकम के साथ कंट्रोल करते हैं ना, तो फिर हम बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं। तो ये एक इसके पीछे राज है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसराइल की बात करते हैं कि इसराइल अमेरिका को सपोर्ट करता है, अमेरिका इसराइल को सपोर्ट नहीं करता। याद रखिएगा ये चीज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्टूडेंट्स, आज अगर हम देखें तो अगर इसराइल अमेरिका के ऊपर से हाथ उठा लेना, तो अमेरिका अमेरिका नहीं रहेगा। मैं ये रियलिटी बेस्ड बात बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताइएगा, क्या इसराइल आज पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा है? इसराइली यहूदी, मुझे बताइएगा, क्या वो सबसे ज्यादा है? क्या उनकी पॉपुलेशन मुसलमानों से ज्यादा है? क्या उनकी पॉपुलेशन क्रिश्चियन से ज्यादा है? द आंसर इज नो। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल किया हुआ है। पता है क्यों?
क्योंकि उन्होंने क्वांटिटी को प्रेफर नहीं किया, उन्होंने क्वालिटी को किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मौलाना तारिक मसूद साहब कराची से कहते हैं कि अगर मुसलमानों को इक़्तिदार हासिल करना है तो बच्चे ज्यादा पैदा करें। स्टूडेंट्स, बच्चे ज्यादा पैदा करके हम इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते। एट द एंड पता है क्या होगा कि जैसे पाकिस्तान के हालात है, बच्चे ज्यादा पैदा करके हम 10-10 20-20 बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सकेंगे। ठीक है, और क्यों एहतशाम, ऐसा ही होगा ना। तो वो पॉपुलेशन जो 10-20 हमारे बच्चे होंगे, वो तो पॉपुलेशन किसी काम की रही नहीं। इसके बरक्स, अगर इंसान के 2 या 3 बच्चे हैं और अगर वो उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करके एक अहम ओहदों पर फाइज कर देता है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छी चीज है। ऐसा ही है ना। तो क्या है कि स्टूडेंट्स, हमें क्वांटिटी के ऊपर प्रेफर को फोकस नहीं करना, हमें क्वालिटी के ऊपर फोकस करना। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, अब है जी नेशनल लेवल। नेशनल लेवल की बात अगर हम करते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम प्रॉपर पॉलिसीज बना सकते हैं। जैसे चाइना ने ना वन चाइना में पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही थी, देयर वाज अ टाइम, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। चाइना ने कहा जी हर फैमिली एक ही बच्चा पैदा करेगी। ठीक है, और अगर कोई दूसरा बच्चा पैदा करेगी, या तो वो अडॉप्शन के लिए दे दिया जाएगा या उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, लोगों ने दूसरा बच्चा पैदा करना ही बंद कर दिया और चाइना में हर किसी का एक बच्चा होता था। तो स्टूडेंट्स, हम भी पाकिस्तान में वन चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स, कहीं पर भी किसी भी रिलीजियस किताब में मुझे ये लाइन नहीं लिखी हुई नजर आई कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो द थिंग इज दिस के स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि ये अन इस्लामिक प्रैक्टिस हो जाएगी, दिस विल बी अन इस्लामिक प्रैक्टिस। तो वन चाइल्ड पॉलिसी जैसी पॉलिसी को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर ये रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड मैरिजेस, ये बहुत जरूरी है। बच्चों की शादी पे हमें रोकथाम लगानी चाहिए। जैसे अभी आपने आपको शायद पता होगा कि 18 साल से कम अगर किसी भी बच्चे की, लड़के या लड़की की शादी होती है, तो स्टूडेंट्स उनके ऊपर एफआईआर होगी, प्रॉपर केस होगा, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये सिनेरियोज भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर जी इंटरनेशनल लेवल पर हमें प्रॉपर माइग्रेशन पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखिए, पाकिस्तान में सबाहत बेटा, ये हमारे पास ही हमारा प्यारा पाकिस्तान है। ठीक है, ये पाकिस्तान आ गया। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है जी अफगानिस्तान। अच्छा, जब 1979 में अफगान वॉर होती है, पाकिस्तान बॉर्डर खोल देता है, अफगानी पाकिस्तान में घुस जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में अफगानियों के आने की वजह से पाकिस्तान में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हुई। एम आई करेक्ट एवरीबॉडी, मुझे बताइएगा जरा। अच्छा, पाकिस्तान में जब सिदरा बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुई, तो इस सिनेरियो में आपके पास पाकिस्तान में माइग्रेशन की वजह से नेगेटिव असरात तो देखने को मिले ना। अफगानियों के पास जॉब नहीं थी, क्राइम्स कमिट किए गए, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हुई, बीमारियां हुई पाकिस्तान में। तो स्टूडेंट्स, हमें इंटरनेशनली क्या करना पड़ेगा कि माइग्रेशन की प्रॉपर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। देखिए, माइग्रेशन से मुराद पता है क्या होता है कि आप आए, जब तक आपके मुल्क में खतरा है बिल्कुल आप हमारे पास रहें, लेकिन जैसे वो खतरा खत्म हो गया आप अपने मुल्क में वापस चलें। इसे कहते हैं माइग्रेशन पॉलिसीज। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरीके की लेकिन आप अगर देखें तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में हमें 1979 से अफगानी आए हैं, बाप दादा भी इधर, बच्चे भी इधर। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या है कि स्टूडेंट्स, आपके पास 1979 के बाद खतरा टल गया, तो स्टूडेंट्स सब तो अफगानियों को अपने घर वापस जाना चाहिए था ना, बट दे आर नॉट गोइंग बैक। इस सिनेरियो में पाकिस्तान के ऊपर मसले आते जा रहे हैं, इसी पाकिस्तान अब फोर्सफुली माइग्रेट कर रहा है अफगानियों को। फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन, स्टूडेंट्स, हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ग्लोबल पॉपुलेशन जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें मिलकर एड्रेस कर सकते हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन की जा सकती है, साथ हम अपने उलेमास को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस की बातें लोग नहीं सुनेंगे। ठीक है, लेकिन जो लोग हैं वो उलेमास की बातें जरूर सुनेंगे। अगर उलेमा आपके, या कोई भी जो रिलीजियस लीडर है वो उठ के कहेगा ना कि आप ऐसा करो कि बच्चे कम पैदा करो, तो याद रखिएगा लोग करना शुरू कर देंगे। क्योंकि लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं रिलीजन को, कोई भी रिलीजन के हो। पाकिस्तानी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, साउथ एशियंस ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो इस सिनेरियो में हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम उलेमास को इंटीग्रेट करें इस सिनेरियो में, किसी भी रिलीजन से वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम बता सकते हैं। ऑलराइट जी, क्लियर है। बट सर उलेमा कहते हैं, बट सर उलेमा कहते ही नहीं है बेटा। आप उलेमा को पैसे दें, देखिएगा वो कुछ भी करेंगे। आप पैसे दें उन्हें, जरूर देखिएगा। आप उलेमास का लगा दें जी, कोई ऐसा बड़ा हो ना आलम, आप उसका लगा दें महीने का 2 करोड़ वजीफा, देखिएगा पैसे तो लगेंगे, लेकिन वो आप अपने पोस्टर्स बना के लगाएंगे खुद कि आप बच्चे कम पैदा करें और ये करें। देखिएगा हमारे उलेमास, हमारे, आई एम सॉरी टू से, कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम उलेमास की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड एंड आई नो बेटर। ठीक है, मैं इस फील्ड में बड़ा पुराना बंदा हूँ और मुझे पता है इन चीजों का। तो इत्तेशाम, बात पता है क्या है कि उलेमास चलते हैं पैसे पे। मैं सच बात बता रहा हूँ।
आप पैसे दो, आप देखना अपनी मर्जी से उनसे बात मनवा लो, वो अपनी मर्जी की आयात बना देते हैं। मैं ये सच बात बता रहा हूँ। कभी ऐसे आप में से किसी को एक्सपीरियंस हुआ है? इत्तेशाम, अहमद किधर है? अहमद क्लास में नहीं है। अहमद, संगीन, किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? कि मैं सच बात बता रहा हूँ, वो अपनी मर्जी से आयात बना लेते होते हैं, अपनी मर्जी की आयात निकाल लेते होते हैं, इतने तेज होते हैं। और बातें ऐसे घुमानी तो इन्हें इन्हें क्योंकि इन्होंने बातों से तो पैसे कमाने होते हैं उलमास ने। ठीक है। तो क्या है कि स्टूडेंट्स, द थिंग इज दिस, कि उलमास बड़े होशियार होते हैं। उलमास को आप पैसे दें, देखिएगा वो आपने, उन्होंने कहना है कि मैं क्या बातें आपके सामने करूं, उन्होंने कहना है जी आपने जो कहा है वही लोहे पे लकीर है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। ठीक है। और आप जिस दिन उलमास के पैसे बंद करेंगे ना, देखिएगा उन्होंने आपके घर आना बंद कर देना। मैं रियलिटी बेस्ड बात बता रहा हूँ। हमारे भी चर्चेज हैं, मेरे अपने 3 चर्चेज हैं। ठीक है। मेरा एक बड़ा चर्च है जिसमें हर संडे करीबन 2,500 लोग होते हैं। एक मेरे, दो मेरे छोटे चर्चेज हैं, ठीक है, जो भी तामीर हैं, हो रहे हैं, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल। तो क्या है कि जब हम एज अ चर्च के मेंबर थे ना, तो हम जब अपने किसी रिलीजियस लीडर को वजीफा नहीं थे, यानी जो उनके हदिया वगैरह होता है नहीं थे देते, वो हमारे घर आना बंद कर देते थे। तो ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये हिंदुओं का भी यही है, क्रिश्चियंस का भी यही है, ये सब का यही है। तो हमारे उलेमास बड़े मजे के हैं जी, इनसे एंजॉय किया करें। वेरेवर यू नीड एंटरटेनमेंट प्लीज इन्हें बुला लें और एंटरटेनमेंट हासिल कीजिए। आई एम सॉरी बट दिस इज द रियलिटी स्टूडेंट्स। आइए जी आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अफादी बेटा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दरअसल उन तमाम प्रैक्टिसेस को कहते हैं, उन तमाम फार्मिंग टेक्निक्स को कहते हैं जो कि आपकी इन्वायरमेंट को, देखें, हमारे पास जो एक एग्रीकल्चर होता है ना, वो क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। लाइक हम, मुझे आप बताइएगा स्टूडेंट्स, कि हमारे पास 2 तरीके के फर्टिलाइजर्स होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, दूसरे होते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। हम कौन से फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर आज के दौर में? हम कौन से फर्टिलाइजर? सिंथेटिक। सिंथेटिक। जी, एनीवन मुझे बताइएगा। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स, अब मसला यहां पर ये होता है कि वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जमीन में जाते हैं, जमीन से पानी में जाते हैं, पानी से हवा में जाते हैं, और हवा से फिर जमीन में आते हैं, और इंसानों को भी मुतासर करते हैं, लोगों को भी मुतासर करते हैं, खाने को भी मुतासर करते हैं, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ और एनवायरमेंट को मुतासर करते हैं। अब स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से मुराद है कि वो तमाम प्रैक्टिसेस को एग्रीकल्चर में लेकर आना जिसकी वजह से आपके एग्रीकल्चरल पैदावार तो अच्छी हो ही हो, बट साथ ही साथ आप अपने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन कर सकें। आप पब्लिक हेल्थ, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने खाद डाली थी जमीन में, जमीन से गई पानी में, पानी से गई फिजा में, फिजा से एसिड रेन बनकर हमारे ऊपर गिरी, हम बीमार हो गए। तो स्टूडेंट्स, क्या है कि और साथ ही साथ अगर हम ऐसे केमिकल जमीन में डालते हैं तो जमीन से वो सब्जियां जो उगेंगी हम वो खाएंगे, हम केमिकल्स खा रहे हैं, हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है। तो यही तो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में क्या कोई भी चीज प्योर है? यू आर ईटिंग अ टमाटर, तो क्या आपको लगता है कि वो टमाटर सही प्योर है? मुझे बताइएगा, क्या उसका टेक्सचर सही है? क्या आप प्याज खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, क्या आपको पता है कि वो ठीक है? आप दूध पी रहे हैं, क्या आपको पता है कि उसमें पानी नहीं है? आपको एक बात बताऊं, आप कभी आपका कोई अगर रिलेटिव यूएस से या यहाँ पर कोई रहता है ना वेस्टर्न, वहां पे पूछिएगा, आपको पता है क्या होता है जब यहाँ से पाकिस्तानी उस उधर जाते हैं ना, तो पता है जब दही वगैरह कंज्यूम, हमारे तो दही में पानी नहीं ना मान होता, ऐसा ही होता है ना, कि दही में तो दही थोड़ा सा होता है, बस हल्का हल्का कहीं पे तस्वीर होती है दही की, ज्यादा तो पानी होता है, पानी में थोड़ा बहुत पिक्चर तैर रही होती है दही की। बट वहां पर जो हमारे पाकिस्तानी जाते हैं ना, वो कहते हैं कि इतना थिक दही होता है कि हमें खुद पानी डालना पड़ता है थोड़ा बहुत। मैं रियलिटी बेस्ड बात बता रहा हूँ। इस वजह से उधर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए। लेकिन हमारा यहाँ पर क्योंकि खाद इस्तेमाल करना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इतनी ज्यादा डिग्रेडेड हैं कि स्टूडेंट्स, हमारी हेल्थ जो है वो डैमेज होती जा रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? वो तमाम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिससे आपकी पैदावार भी ठीक हो, अच्छी हो, और आपकी इन्वायरमेंट को और आपकी हेल्थ को डैमेज भी ना हो, ऐसे एग्रीकल्चर को कहते हैं जी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? यूसाडा की डेफिनेशन, यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, आइए पढ़ते हैं क्या होता है। एहतशाम, जरा डेफिनेशन पढ़िएगा प्लीज। एहतशाम, डेफिनेशन पढ़िएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। जी, सर दूसरी वाली, पहली वाली पहली, देखिए, द फर्स्ट वन। प्रोडक्शन ऑफ फूड फाइबर एंड
The production of food, fiber, and other plant or animal products using farming techniques that protect the environment, public health, human communities, and animal welfare. This form of agriculture enables us to produce healthful food without compromising future generations' ability to do the same. United States Department of Agriculture. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल एक ऐसी एग्रीकल्चर की टेक्निक्स, प्लान्स और ऐसी तमाम फार्मिंग टेक्निक्स जिनकी वजह से माइला हम अपने एनवायरनमेंट पर पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, उसे कहा जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, आप सबको समझ आ रही है, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स। अब ये सेकंड डेफिनेशन है, इसे पढ़ लीजिएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ना दो स्टेप्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जो है ना वो दो स्टेप्स पर बेस करता है। सबसे पहले तो आपकी सॉइल, सॉइल के बाद माइला बेटा जो दूसरा आपका स्टेप, जो दूसरा एक आपका एग्रीकल्चर का जो पार्ट होता है वो होता है जी आपके पास वाटर, ग्राउंड और वाटर। सॉइल तो ग्राउंड में ही आ गया ना, साथ वाटर। तो स्टूडेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप सॉइल को प्रोटेक्ट कीजिए, कंजर्व कीजिए, और तीसरा ये है कि फ्रेश वाटर को कंजर्व कीजिए। जैसा कि आप सब इस चीज के बारे में बहुत बाखूबी से आगाह हैं कि स्टूडेंट्स पाकिस्तान में जो आउटडेटेड इरिगेशन की प्रैक्टिसेस होती हैं उनकी वजह से क्या वाटर लॉस होता है? एनीबडी मुझे बताएंगे कोई? एनीबडी मुझे जरा प्लीज बताइएगा, क्या पाकिस्तान में जो ओपन एग्रीकल्चरल सिस्टम होता है क्या उसकी वजह से आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है? यस सर। सिद्रा बेटा मेरी बात समझ आ Yes, रही sir. है? जी। अब यहाँ पर क्या है कि हम ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। स्प्रिंकलर मेथड होता है एक शावर वाला मेथड, ये क्रॉप्स लगी हैं और आप उनके ऊपर शावर दे दें, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन होती है कि पाइप्स लगे होते हैं और वो डायरेक्ट पानी जो है ना पाइप्स तक पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पास यहाँ पर आज ऐसा कोई मेथड है ही नहीं है, हम ये मेथड्स को अडॉप्ट नहीं करते। सिंध में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अडॉप्ट किया जा रहा है, बलूचिस्तान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन दोनों प्रोविंसेस में किया जा रहा है फादिया, लेकिन ज्यादातर प्रोविंसेस में और ज्यादातर एग्रीकल्चरल एरियाज में आज भी आउटडेटेड इरिगेशन मेथड्स को अडॉप्ट किया जा रहा है। और इन तमाम आउटडेटेड इरिगेशन मेथड्स की वजह से आपके पास पानी भी लॉस हो रहा है, सॉइल यानी पानी ज्यादातर जो है आपकी फसलों तक पहुंच ही नहीं रहा। अब जब पानी आपकी फसलों तक नहीं पहुंच रहा तो पैदावार अच्छी होगी कि बुरी होगी? जी मुझे बताइएगा। मैं बहुत आसान अक्सर औकात ढूंढता हूं कि मैं आप सबको बता सकूं, ठीक है। आई कैन एक्सप्लेन दिस एवरीथिंग इन अ वेरी डिफिकल्ट मैनर, बट स्टिल आई चूज कि मैं आपको आसानी से समझा सकूं ताकि आपको समझ आए। आशा बेटा समझ आ रही है? आशा जावेद क्लास में, मुझे नहीं लगता आशा जावेद है। जी ओ, सर, क्लास में ही हूँ। आज तो आपकी यूनिवर्सिटी नहीं होती सैटरडे संडे? हम्म। नो सर, वो मिड्स हुए हैं ना तो एक वीक के लिए ऑफ हुआ है। अच्छा अच्छा। काश हमें भी छुट्टियां हो जाएं कभी ना, पढ़ाने से मजा आ जाए। वैसे आई एम प्लानिंग कि मैं ना एक दो दिन की छुट्टी ले लूं और आपको बहुत ज्यादा काम दे दूं। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस। तो खैर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ये दो चीजें आपके पास होती हैं जिसमें आपको सॉइल को प्रोटेक्ट करना होता है और वाटर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना होता है। अब इससे स्टेप्स हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, आपके पास आटा, मट्टी, दालें, सब्जियां सारी बेहतरीन हो गई। इधर सुनिए प्लीज, सारे इधर देखिए माइला बेटा। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन होता है, आटा, गंदम, सारी वीट, सब्जियां, गोश्त, सारा कुछ अच्छा हो जाता है। अब इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट पता है क्या होते हैं? कि स्टूडेंट्स, जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया आपके पास एग्रीकल्चर टेक्निक्स बेहतर हो गई। एग्रीकल्चर टेक्निक्स बेहतर कैसे हुई? जब सर जी हमने सिंथेटिक या इंडस्ट्री से बना हुआ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा, वो फर्टिलाइजर गया जमीन में, लैंड में, लैंड के बाद वो फर्टिलाइजर किधर गया? वो वाटर में गया, वाटर के बाद वो फर्टिलाइजर किधर गया? वो अफादिया बेटा, वाटर के बाद फर्टिलाइजर सारा का सारा गया एटमॉस्फेयर में। अच्छा, जब एटमॉस्फेयर में ऐसे केमिकल्स गए तो क्या केमिकल चेंज या इन केमिकल्स की वजह से क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिला? मुझे बताइएगा, लेट मी नो स्टूडेंट्स, लेट मी नो, जल्दी जल्दी जरा मुझे बताएं, क्या हमें Yes, sir. देखने को मिला? ज्यादा हम खाद डाल रहे हैं ना, तो जी स्टूडेंट वो सर। से ज्यादा गैसें हवा में जा रही हैं और वो गैसों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, यही सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जब आपने जमीन में डाले तो जमीन में तो दरख्त भी होते हैं सर जी। यहां पर देखें ना, आपके पास जब लैंड में ये सबसे पहले गए तो लैंड पे आपके पास जो दरख्त हैं, जो आपके पास सारे के सारे हर्बीवोर्स यानी हर्ब्स हैं, ठीक है, श्रब्स हैं, उन्हें भी तो ये अफेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ट्रीज की भी हेल्थ अफेक्ट होती है, ट्रीज कट जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन आपके पास होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, इरिगेशन के मेथड जो हैं हमारे पास प्रॉपरली नहीं होते, जिसकी वजह से आपके पास और ज्यादा जो, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इरिगेशन अगर हमारी प्रॉपर नहीं है ना तो पता है क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने कभी नहरी निजाम देखा है कि नहरी निजाम, नहर का सिस्टम में कैसा होता है? हैव यू एवर सीन नहरी निजाम? किसी ने देखा हो?
मुझे एक बात तो सिंथेटिक इंजीनियरिंग कैसे होती है? बेटा, वो मतलब इसका नहीं पता मुझे। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा, इसमें ये था कि आपके पास, जैसा मैंने आपको बताया कि बेटा पहले जो थी ना हमारी जो शीप्स थी ना, ये एक्चुअली इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। तो पहले इंग्लैंड में ना शीप्स बड़ी कमजोर होती थी। शीप से जो वुल निकलता था, जो ऊन जिसे आप कहते हैं वुल ना, वो इंडस्ट्रीज में यूज होता था, वो भी बड़ा कम था। और भेड़ें भी शीप से बड़ी पतली पतली होती थी। अच्छा, उनकी तरफ से ना तो गोश्त हमें अच्छा मिलता था, ना वुल अच्छा मिलता था। जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से एक शिप प्रोड्यूस होती है, और तारीख में उसे कहा जाता है लाइसेस्टर शीप। लाइसेस्टर, ये स्पेलिंग थी जी उसके, LEI। शार्लोट डोली की नहीं थी? बेटा वो बाद की बात है, ये पहले लाइसेस्टर थी। ठीक है। डोली जो थी वो क्लोन हुई थी। ठीक है, वो क्लोनिंग अलग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अलग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से लाइसेस्टर शीप बनी थी। और ये लाइसेस्टर शीप बड़ी मोटी तगड़ी शीप थी। इसकी वजह से हमें वुल भी अच्छा मिलना शुरू हो गया। और वुल के साथ साथ हमें मीट भी अच्छा मिलना शुरू हो गया। तो ये सारा सिनेरियो हुआ था। ठीक है। तो दिस इज द थिंग। और जी, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा एनिमल्स पर होना शुरू हो जाती है। इरिगेशन, नहरी निजाम आपका पता है कैसा होता है? यहाँ पर देखिएगा जरा स्टूडेंट्स, नहरी निजाम। एहतशाम जरा आप मुझे बताओ, ये जो हमने छोटे छोटे चैनल्स बनाए होते हैं जो ट्यूबवेल से, आप बल्कि ट्यूबवेल्स वाला भी नहीं, वो भी यानी वो भी एक आउटडेटेड मेथड ही है, मैं आपको बता ही देता हूँ स्टूडेंट्स। जब एक नहर बनाई जाती है ना, तो वहां पर तीन चीजों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो आपके पास होता है जी मट्टी। ये जी ब्राउन वाली हो गई मट्टी। ठीक है। मट्टी के ऊपर पानी नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि उसके ऊपर सीमेंट की लेयरिंग की जाती है। ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये जैसे बना रहा हूँ ना, सीमेंट की लेयरिंग की जाती है, सीमेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये बड़ा जरूरी होता है सीमेंट जी। ठीक है। यहाँ पर जी इस तरीके से ये सीमेंट की वाइट वाली ना लेयरिंग की जाती है, ये। और उसके ऊपर फिर पानी छोड़ा जाता है। आपको पता है सीमेंट की लेयरिंग क्यों होती है? डू यू नो? ताकि ये पानी जो है ना, जमीन में, सॉइल में ना चला जाए। क्योंकि अगर पानी ये सॉइल में चला जाएगा ना, तो स्टूडेंट्स पानी प्रॉपरली फ्लो नहीं कर सकेगा। और सॉइल में अगर बहुत ज्यादा पानी चला जाए, तो सबाहत सैलिनिटी हो जाती है, और सॉइल अपनी अच्छी पैदावार नहीं दे पाती। अब हमारे पास जो आज के दौर में वाटर चैनल्स होते हैं ना, ट्यूबवेल से जो पानी निकलकर हम फसलों को देते हैं स्टूडेंट्स, उसमें ये सीमेंट वाला हमने कोई सिस्टम नहीं रखा हुआ। हाँ मुझे खोदते हैं जमीन, ठीक है, और खोदने के बाद वो छोटे छोटे चैनल्स बना देते हैं, और पानी उसमें ट्यूबवेल का छोड़ देते हैं। अब स्टूडेंट्स, वो ना तो पानी फसलों को प्रॉपरली मिलता है, बल्कि बहुत सा पानी आपके पास जमीन में चला जाता है। जमीन जज़ब कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। और क्योंकि जमीन बहुत सा वो पानी अब्सॉर्ब कर लेती है, तो स्टूडेंट्स वाटर अब्सॉर्ब होने की वजह से जमीन की हेल्थ मुतासिर होती है। सॉइल डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। यूट्रोफिकेशन के सारे जो आपके पास नेगेटिव इंपैक्ट्स एग्रीकल्चर सेक्टर के होते हैं। यहां तक आप सबको समझ आ रहा है? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, लेट मी नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये नेगेटिव इंपैक्ट जो है आपके पास एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, एक लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे इस पर कोई सवाल नहीं आएगा। अब ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड पेस्ट वीड एंड इंसेक्ट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास अगर आप देखें, तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि पेस्ट वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, यानी जो इंसेक्ट्स के अटैक हमारे पास अक्सर औकात फसलों पर होते हैं, उन्हें हम प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन स्टूडेंट्स एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम एक क्रॉप को नहीं इम्प्लांट करते। यानी 3 महीने हमने एक क्रॉप को इम्प्लांट किया, फिर 3 महीने किसी दूसरी क्रॉप को, फिर तीसरे महीने किसी और क्रॉप को, और चौथे महीने किसी और क्रॉप को, यानी इस तरीके से हम क्रॉप्स को प्लांट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को प्लांट करेंगे ना, तो इसकी वजह से सॉइल की हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है। तो सनारियो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि हम डिफरेंट क्रॉप्स को इम्प्लांट करें, क्रॉप रोटेशन लेकर आए, एक ही क्रॉप के ऊपर डिपेंड ना रहे। यानी फॉर एग्जांपल, अगर किसी की जमीन है तो उसमें सिर्फ वीट को ही ना हम ग्रो करते रहें, कभी वीट कर लें, कभी कॉटन कर लें, कभी कुछ और कर लें, ताकि आपके पास प्रॉपरली क्रॉप रोटेशन की वजह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखें, तो वीट को, ठीक है, वीट को आपके पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और चावल को मेरे ख्याल से ज्यादा पानी चाहिए होता है। इसी तरीके से होना होता है, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, लेट मी नो। जी माइला सर। से होता है। अच्छा, साथ कॉटन को कम पानी चाहिए होता है, ऐसा ही है ना? अब अगर मैं अपनी जमीन में सिर्फ और सिर्फ वीट ही ग्रो करता रहूंगा, तो वो जो वीट वाले न्यूट्रिएंट्स हैं मेरी जमीन में खत्म हो जाएंगे। और क्या होगा कि मेरी सॉइल की हेल्थ जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं वीट को एक सीजन में प्लांट करता हूँ, दूसरे में मैंने क्या किया कि राइस को प्लांट कर दिया, तो क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा पानी चाहिए होगा।
अच्छा, अगर मैं फिर राइस को ही प्लांट करता हूँ तो मेरी जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली पानी खड़ा रहेगा, जिसकी वजह से मेरी जमीन की पैदावार इंक्रीज होगी कि रिड्यूस होगी? मुझे बताइएगा जरा। फादिया रिड्यूस होगी। जी। रिड्यूस होगी, रिड्यूस। अब रिड्यूस होगी ना, तो ये देखिए एक सीजन में तो मैंने ऐसी क्रॉप को ग्रो किया जिसे बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत थी, लेकिन दूसरे सीजन में मैंने कॉटन को ग्रो कर दिया जहां पर कम पानी की जरूरत थी। तो इसमें क्या है कि मेरी जो सॉइल है वो प्रॉपरली अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकेगी, न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन कर सकेगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर जी सिलेक्टिव प्लांटेशन, सिलेक्टिव प्लांटेशन बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को मेंटेन यानी अच्छे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि उन तमाम एरियाज में जहां पर पेस्ट के यानी कीड़े मकोड़ों के अटैक कम है, हम वहां पर फसलों को ग्रो करवाएं, ताकि अगर हम ऐसे एरियाज में फसलों को ग्रो करवाते हैं जहां पर आपके पास पेस्ट के अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इस सिनेरियो में स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि फसलें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेंटेन नहीं हो सकेगा। सो इस सिनेरियो में सिलेक्टिव प्लांटेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी आप कह सकते हैं कि ऐसे एरिया पर हम क्रॉप्स को ग्रो करवाएं जहां पर पेस्ट के अटैक्स के चांसेस जो है वो बहुत कम है। देन जी जेनेटिकली रेजिस्टेंट क्रॉप्स, स्टूडेंट्स हम ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करवा सकते हैं, ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं जिसमें आपके पास अगर तो टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, और टेम्परेचर अप एंड डाउन होने के साथ साथ आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी भी अप एंड डाउन हो रही है, तो स्टूडेंट्स इस सिनेरियो में हमारी क्रॉप्स इफेक्ट ना हो। देखिए ना स्टूडेंट्स, जैसे अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो स्टूडेंट्स क्या है कि बहुत गर्मी में हमारी क्रॉप्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर सकेंगी। सो स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम यहाँ पर ग्रो करें जो कि हीट को भी बर्दाश्त कर सके, और अगर हमारे पास पानी की भी रेशो कम ज्यादा या कम होती है, किसी सीजन में बहुत से लाभ आ जाता है, किसी सीजन में पानी की कमी हो जाती है, तो ऐसी क्रॉप्स हम ग्रो करें, ऐसी क्रॉप्स को हम दरियाफ्त करें जो कि आपके पास ऐसी एडवर्स सर्कमस्टांसेस को भी सरवाइव कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1992 में इसके ऊपर काम किया गया। ठीक है, यहां पर यही लिखा हुआ है कि जेनेटिकली रेजिस्टेंट क्रॉप्स इंक्लूड क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड मेज which are genetically modified to be the toxic, ठीक है, टॉक्सिक टू स्पेसिफिक इंसेक्ट्स। द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप टमाटो जो थी वो 1992 में बनाई गई, और उसके बाद सोयाबीन, मेज, कॉटन, ये सारे जो है अब ग्रो करते जा रहे हैं, और 71 कंट्रीज में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ग्रो करवाया जा रहा है। सो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास आ जाता है यूजिंग पेस्ट प्रेडेटर्स। पेस्ट प्रेडेटर्स ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट। देखें, कीड़े मकोड़े अगर मेरी फसलों पर अटैक कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अगर मैं आगे से उन कीड़े मकोड़ों को ले आऊं जो कि ये मेरे जो अटैक कर रहे हैं मेरी फसल पर, उन कीड़े मकोड़ों को खा सकें, यानी जिन पेस्ट ने मेरी फसल के ऊपर अटैक किया, अगर मैं उन्हीं के प्रेडिटर्स को ले आऊं, तो स्टूडेंट्स मेरी क्रॉप्स तो हैं वो बच सकती हैं। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, लेट मी नो। तो क्या है कि हम पेस्ट प्रेडेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बीटल्स हो गए, लेडी बीटल्स हो गई, लेस विंग्स हो गई, ग्रुप्ड बीटल्स हो गए, और इस तरीके से, ताकि अल्टीमेटली हमारे पास जो है पेस्ट प्रेडेटर्स के इस्तेमाल से हमारी एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सके। फिर जी, अब ये आपके पास एक पहला स्टेप था जिसमें हम सॉइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमने ये देखा। अब आगे और भी स्टेप्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि न्यूट्रिएंट्स को मैनेज कैसे किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले है जी मल्चिंग प्रोसेस। ठीक है, मल्चिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स आपके पास यहां पर क्या होता है कि इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग एनी रॉ मटेरियल, एनी मटेरियल टू सॉइल, ठीक है, टू हेल्प कंजर्व soil moisture, reduce erosion, suppress weed growth and enhance soil productivity। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किया जा सकता है? मल्चिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि पत्ते हो गए, कोई एनिमल्स हो गए, उन्हें ना थोड़ी देर के लिए जमीन में आप इकट्ठा करके दबा देते हैं, और आपके पास एक डिकेड सब्सटेंस आशा बेटा बन जाता है, जिसे आप कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं बायोलॉजी की जुबान में, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? डिके मैटर। क्या? Decomposed. डिके मैटर। नहीं, नहीं, इकरा नहीं कर सकते, डिकेड मैटर नहीं कहते, इसका एक प्रॉपर नाम है। क्या नाम है इसका? रॉ मटेरियल। और नहीं बेटा, रॉ मटेरियल नहीं। कौन है ये रॉ मटेरियल वाला? Decomposed वाला। नहीं, इसे कहते हैं कंपोस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? कंपोस्ट। यानी ये जो गला सड़ा मटेरियल आपने पत्ते जमीन के नीचे दबाए, और वो पत्ते जो हैं गल सड़ गए 3-4 दिन बाद, तो उसे कहते हैं कंपोस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें तो ये देख के लगता है कि ये बहुत नेगेटिव है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। तो ये कंपोस्ट को जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो अफादिया बेटा ये ना एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। ठीक है,
तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स के तौर पर हम इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली इनकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आप देखिए ना, फर्टिलाइजर्स का काम ये होता है कि ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल कर सकें। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं वो भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो केमिकल्स हैं, ओके। और स्टूडेंट्स मसला ये होता है कि वो केमिकल्स की वजह से आपके पास, यानी वो जो केमिकल्स हैं वो सॉइल को डैमेज करते हैं। लेकिन जब हम इस तरीके से नेचुरली एडेड सब्सटेंसेस को या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सॉइल में ऐड करेंगे ना, तो सॉइल डैमेज नहीं होगी। तो ये कंपोस्ट बड़ा जरूरी है। फिर स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। लाइक हम क्या कर सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिजोबियम स्पीशीज को यूज कर सकते हैं। रिजोबियम स्पीशीज क्या करती हैं कि स्टूडेंट्स ये लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक सोयाबीन, मटर वगैरह, अल्फाल्फा, स्टूडेंट्स इनके साथ क्या होता है कि ये इनके रूट्स के साथ जो है ना सर्टेन बैक्टीरियाज आकर ना इनके रूट्स पर डिवेलप हो जाते हैं। और जब ये रूट्स पर डिवेलप हो जाते हैं ना, तो स्टूडेंट्स ये बैक्टीरियाज आकर, पता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ना नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये जब इनकी यानी सोयाबीन, पीज और अल्फाल्फा की जो है क्रॉप रूट्स पर डेवलप होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को ना अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और नाइट्रोजन को फिक्स करके ये प्लांट्स को दे देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे, आपके पास ये सारे जो ऐसे सर्टेन बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करके या नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करके प्लांट्स को दे रहे हैं, क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के लिए जरूरी है? क्योंकि देखना, प्लांट्स के लिए तो नाइट्रोजन जरूरी है, और ये जो बैक्टीरियाज हैं ये नाइट्रोजन को अट्रैक्ट ही करके प्लांट्स को दे रहे हैं, तो क्या ये जरूरी होंगे? लेट मी नो, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या ये प्लांट्स के लिए जरूरी है, या क्या ये यस सर। यस सर। एग्रीकल्चर? सर मल्चिंग वाला डिवाइस कर दें, क्या मल्चिंग वाला पॉइंट इसके बाद डिवाइस कर दें क्या? मल्चिंग का सिंपल गला सड़ा मटेरियल क्रॉप्स पर आप डाल देते हैं, ठीक है, बस यही है इसका, ठीक है। गला ओके। सड़ा तो वगैरह। नाइट्रोजन फिक्सेशन जी, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं कि रिजोबियम स्पीशीज में होता है, यानी बैक्टीरियाज की स्पीशीज होती हैं जो कि सोयाबीन, पीज, अल्फाल्फा वगैरह के ऊपर बैठती हैं, यानी इनके रूट्स के ऊपर जाती हैं, और ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके प्लांट्स को दे देते हैं, और प्लांट्स बेहतर तरीके से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, लेकिन आपका एक सवाल यहाँ पर पैदा होना चाहिए कि सर जी, बैक्टीरियाज आकर प्लांट्स वगैरह के रूट्स पर आए, ठीक है, और इन्होंने प्लांट को तो नाइट्रोजन दे दिया, तो स्टूडेंट्स सवाल पैदा होता है कि ये बैक्टीरियाज का क्या फायदा है यहाँ पर? कोई मुझे बताए। शेल्टर, इनको शेल्टर में। नहीं, शेल्टर नहीं, शेल्टर के अलावा भी है जी, कौन मुझे बताएगा? एनीवन? शेल्टर तो सर है। सर इन रिटर्न वो भी तो हाँ। बैक्टीरिया को फूड वगैरह प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, प्लांट्स इन्हें दरअसल फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन आपके पास होता है जी माइक्रोहाइजल फंजाई। माइक्रोहाइजल फंजाई भी बिल्कुल ऐसे ही करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये क्या करता है कि माइक्रोहाइजल फंजाई जरा पढ़ते हैं। वर्दा किधर है आप बेटा, जरा पढ़ें तो सही। वर्दा क्लास में नहीं है, नॉट न्यू थिंग। सिद्रा आप पढ़िएगा बेटा, सिद्रा प्लीज पढ़ें। जी सिद्रा, यू देयर? इत्शाम आप पढ़िएगा प्लीज, जी सर। पढ़िए। mycorrhizal fungi from mutually beneficial relationships with plant roots, extending their reach into the soil and enhancing nutrient uptake, including phosphorus. These fungi can release enzymes that break down organic matter, making phosphorus more accessible to plants. As a result, farmers can reduce phosphorus fertilizer applications while improving crop yields. माइक्रोहाइजल फंजाई सिंपली क्या करते हैं कि प्लांट के रूट्स पर आकर बैठते हैं, और ये भी क्या करते हैं कि प्लांट्स, यानी जिन प्लांट्स के ऊपर ये जाते हैं ना, और जिन प्लांट्स के रूट्स पर ये जाते हैं, तो ये फॉस्फोरस की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो रिजोबियम स्पीशीज थे ये किस चीज की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहे थे, कोई मुझे बताएगा? एनीवन? नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये जो माइक्रोहाइजल फंजाई हैं, अफादिया बेटा, ये किस चीज की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहे हैं? आशा बेटा आप भी जरा फॉस्फोरस। तो बात आप भी बताइए। फॉस्फोरस की, और फॉस्फोरस भी प्लांट्स। फॉस्फोरस। बिल्कुल जी। फिर उसके बाद जी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी हम सर्टेन बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जी एजोटोबैक्टर। ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज, ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन की जो कंटेंट है सॉइल में इसे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर जी बायो कंट्रोल ऑफ पैथोजेंस,
Certain beneficial microorganisms such as Trichoderma and Bacillus species act as natural antagonists to plant pathogens. यानी आपके पास कुछ ऐसे बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे जो आप ट्राइकोडेरा कहते हैं और बैसिलस स्पीशीज कहते हैं। ये जो है ना प्लांट्स के जो पैथोजेंस यानी प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ठीक है, उनके अगेंस्ट जाते हैं, यानी उन्हें जो है काउंटर करते हैं, ठीक है, और उन्हें जो है दूर रखते हैं प्लांट से। तो स्टूडेंट्स, हम अपने प्लांट्स को और अपनी फसलों को बचाने के लिए बायो कंट्रोल ऑफ पैथोजेंस लाइक हम ट्राइकोडर्मा और बैसिलस स्पीशीज जो है ना, ये अपने प्लांट्स में या अपनी सॉइल में पुटअप कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी स्पीशीज ऐसी जो कि हमारे प्लांट्स को अफेक्ट करने आती हैं, तो क्या है कि ये ट्राइकोडर्मा और बैसिलस स्पीशीज हमारे प्लांट्स को, हमारी फसलों को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास आता है जी इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट कैसे हो सकती है जी स्टूडेंट? सबसे पहले तो हम वाटर के रिसोर्सेज को कंजर्व करें। वाटर के रिसोर्सेज को कंजर्व करने से मुराद ये है कि स्टूडेंट हम कोशिश करें कि वाटर को वेस्ट ना करें, जितना भी वाटर है उसे मॉनिटर करें, आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करें। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर जी इंटीग्रेटेड सॉइल मैनेजमेंट। सर सॉइल इसमें हम स्प्रिंकल, ये जो हम लोगों ने पीछे मेथड्स पढ़े, इसको ऐड कर सकते हैं? देन आपके पास है जी इंटीग्रेटेड सॉइल मैनेजमेंट कर सकते हैं बेटा। अच्छा स्टूडेंट, सॉइल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? रोटेशनल ग्रेजिंग। स्टूडेंट्स, रोटेशनल ग्रेजिंग ग्रेजिंग से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल देयर इज अ लैंड, और वहां पर रोजाना आकर अगर जानवर ग्रेजिंग करते हैं, यानी जानवर उधर से खाना खाते हैं, या जानवर उधर आकर जो है वो ग्रेजिंग करते हैं, तो स्टूडेंट्स वो सारा लैंड तो खत्म हो जाएगा ना। यानी वहां पर जितनी भी ग्रीनरी है, जानवर आ रहे हैं और उधर वो खाना यानी चारा वगैरह खा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वहां से घास या ग्रीनरी तो खत्म होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि रोटेशनल ग्रेजिंग करें। रोटेशनल ग्रेजिंग से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स एक टाइम पर एक जगह पर एक एनिमल, ठीक है, यानी एक 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 हम अपना रेवड़ या एक अपना फ्लॉक लेकर जाएं, और फिर किसी और लैंड पर लेकर जाएं, फिर किसी और लैंड पर लेकर जाएं, फिर किसी और लैंड पर लेकर जाएं। तो क्या करें कि स्टूडेंट्स रोटेशनल ग्रेजिंग में क्या होता है कि ग्रेजिंग वाला जो एरिया होता है, यानी जहां पर आपके पास जानवर खाना खाते हैं या चरते हैं जिसे आप कहते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसे स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे ये एरिया है, यहाँ पर जानवर हैं जी मेरे सारे ग्रेजिंग करते हैं, तो मैं इसे स्मॉलर एरियाज में डिवाइड करूंगा, ठीक है। मैं कहूंगा जी मंडे को यहाँ पर जानवर खाएंगे, ट्यूसडे को यहाँ पर खाएंगे, वेडनेसडे को यहाँ पर खाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस सिनेरियो में क्या है कि मेरे पास रोटेशन ग्रेजिंग की वजह से, जैसे ये है जी देखें, रोटेशनल ग्रेजिंग में एक दिन एनिमल्स एक जगह पर, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे, और इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स रोटेशनल ग्रेजिंग हम इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर जी आपके पास रिड्यूस ओवर इरिगेशन, ओवर सर इरिगेशन करें, ठीक है, ओवर। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला मेथड पढ़ा अभी, रोटेशनल ग्रेसिंग। बेटा हुमा, वेट अ मिनट प्लीज बेटा। ओवर ग्रेजिंग को कम करने, बेटा प्लीज आप में से अगर किसी का भी कोई सवाल होता है तो अपना हैंड रेज कर लिया करें। मैं आपको अक्सर ये चीज बताता हूँ, पॉइंट पता है क्या है कि मैं मेरे ना एक फ्लो चल रहा होता है तो वो टूट जाता है फिर, ठीक है। तो दैट्स वाई वो आपके लिए भी इजी हो जाएगा, मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, प्लीज जरा, ठीक है। कोई बात बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इस चीज का थोड़ा देख लीजिएगा। अभी मैं आपके आंसर को एड्रेस करता हूँ, ठीक है। आ, मैं क्या बता रहा था, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? जी स्टूडेंट्स, व्हाट आई वाज टेलिंग यू। सर इधर से ही आप चैलेंज अभी पढ़ाने वाले थे। चल ठीक है, हाँ जी हुमा बोलिए, क्या सवाल है आपका बेटा? सर मैं ये कह रही थी कि जैसे हम लोगों ने ये मेथड पढ़ा अभी रोटेशनल ग्रेजिंग का, तो हम ये फार्मर्स को कैसे बता सकते हैं कि ये भी एक मेथड है जिससे हमारी फसलें अच्छी होती हैं, ये सब कुछ, मतलब उन तक ये इंफॉर्मेशन, ये मेथड्स, ये सब चीजें कैसे जाएं? बेटा बात के जरिए, मुंह के जरिए ना ऑब्वियसली। बेटा अवेयरनेस कैंपेन्स लेकर जानी पड़ेंगी, ठीक है। फार्मर्स को हमें एजुकेट करना पड़ेगा, वर्कशॉप्स हों, उनकी क्लासेस हों, प्रॉपरली उन्हें गाइड किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर किया जा सकता है, ओके बेटा। अवेयरनेस कैंपेन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ओके उमा। ओके सर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चैलेंजेस टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। चैलेंजेस टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में फादिया बेटा सबसे पहले जी मोनोकल्चर फार्मिंग। मोनोकल्चर फार्मिंग वही है जी, मैंने अगर अपनी जमीन पे वीट ग्रो की है तो मैं सारा साल एक ही वीट या एक ही क्रॉप ग्रो करता रहूंगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मेरी जो लैंड है वो सारा का सारा डैमेज हो जाता है। फिर डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, हम जी फॉसिल फ्यूल्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स। इसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स वगैरह जो बनते हैं, वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो है हम अपनी सॉइल में जब एडअप करते हैं, तो स्टूडेंट्स उस सिनेरियो में क्या होता है कि हमारे पास सॉइल की हेल्थ डैमेज होती है, जैसा मैंने आपको बताया। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, अब हम अपने इन्वायरमेंट को कट करते जा रहे हैं, सॉइल इरोजन होती जा रही है, सॉइल में बहुत ज्यादा पानी सीपेज होता जा रहा है।
सीप होता जा रहा है, ठीक है, केमिकल्स को एडअप करते जा रहे हैं, फिर पेस्ट जानवरों के बहुत ज्यादा अटैक हो जाते हैं, वाटर की कमी है जी आपको पता है, फिर पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, कोई गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। सो ये आप बता सकते हैं। फिर जी प्रोडक्शन थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग इज स्लो। अच्छा स्टूडेंट्स, द पॉइंट इज दिस कि अभी मैंने आपको ये बात बताई कि हमारे पास दो तरीके के फर्टिलाइजर्स होते हैं, एक होता है जी सिंथेटिक फर्टिलाइजर, दूसरा हमारे पास होता है जी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अच्छा स्टूडेंट, सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो है ना, इस पॉइंट को समझिएगा। सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो हमारे पास होता है ना, वो वो तो हमें बहुत जल्दी पैदावार दे देता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ना वो स्लो होता है। तो स्टूडेंट्स इस सिनेरियो में अगर तो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की टेक्निक्स यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से जो है ना पैदावार बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, मेरी बात आप सबको समझ आ रही है, मुझे बताइएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में ना आपके पास जो पैदावार है वो बहुत कम होती है। क्लियर है, यहां तक आप सबको समझ आ रहा है, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, लेट मी नो, यू गेटिंग माय पॉइंट, एनी क्वेश्चंस? तो ये जी कुछ चैलेंजेस हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, बेनिफिट्स क्या हैं ये? अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लेकर जाते हैं तो एनवायरनमेंट हमारी जो है प्रिजर्व होगी, रिसोर्स कंजर्व होंगे, रिसोर्स कंजर्व होने से मुराद है कि स्टूडेंट्स हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचा सकेंगे, क्लाइमेट चेंज को हम कम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को पुट अप करते हैं अपनी जमीन में, तो सबसे पहले वो किधर जाते हैं? सबसे पहले लैंड में गए, लैंड के बाद वो किधर जाते हैं? कोई बताएगा मुझे? एनीवन? वाटर। वाटर। वाटर के बाद वो किधर जाते हैं जी? जी, वाटर के बाद। सिद्रा आप क्लास में हैं बेटा, मुझे बताइएगा, मुझे आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वे यू सिद्रा, क्लास में है? सबाहात क्लास में है? माइला क्लास में है? किधर हैं आप? नहीं बेटा, वाटर के बाद मैं तब से पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ। किधर है ये? देखें, ये बच्चे सोए हुए हैं। सबाहत क्लास में नहीं है, निम्रा क्लास में नहीं है, माइला बेटा सर मैं क्लास में। क्लास में हूँ। ये नाम ठीक है, मैं खुद इनका लिख देता हूँ, सबाहत एंड सिद्रा। ओके, ऑलराइट, ठीक है। देखिए वाटर के बाद कहाँ पर जाएगा? ठीक है, वाटर तो चले गए, रिसोर्स ये सिंथेटिक केमिकल्स, वाटर के बाद ये किधर जाएंगे? कोई बताएगा? सर वाटर टेबल में भी जा सकते हैं वैसे। क्या वाटर टेबल के बाद एटमॉस्फेयर में भी जा सकते हैं? बताइएगा। देखिए स्टूडेंट, यस जब सर। सारे जाएंगे तो आपके पास क्लाइमेट चेंज होगा ना। तो क्या है कि स्टूडेंट, जब हम इन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ही ना करें, तो स्टूडेंट्स देखिए आपके पास क्लाइमेट चेंज भी नहीं हो सकेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इकोनॉमिक रेजिलियंस, हम स्टूडेंट्स इस तरीके से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे और एग्रीकल्चर टेक्निक्स को बेहतर करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, क्योंकि ज्यादा हमारे पास पैदावार होगी तो ज्यादा पैदावार को हम बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये रिमोट सेंसिंग और ये जीआईएस, इसका मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पर इसका लेक्चर खुद ले लेना है, ये मैं इन्वायरमेंटल साइंस का ये पूरा का पूरा ये जीएसए का ही लेक्चर है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? मुझे बताइएगा जी स्टूडेंट्स, नमाज का क्या टाइम है? मुझे बता दें, नमाज का टाइम हो गया या कब है? बताइएगा। अभी काफी टाइम है। हाउ मच? सर हाउ मच? 5:30 साढ़े तक होगा। पाँच, 5:30 हमारे बजे। पास 5:30 तक का टाइम है, तो सवा चलें जी, पाँच हम पढ़ते हैं। देख लेते ऑलराइट जी, बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं, आइए। स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी दो अल्फाज से निकला हुआ है। बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी से मुराद होता है वैरायटी। सो बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जो हैं, जो हमारे इकोसिस्टम में या हमारे एक सर्टेन रीजन में पाए जाते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज को कहा जाता है जी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी की मैं चाहता हूं कि आपने ये डेफिनेशन एक दफा याद करें। प्लीज मेमोराइज द डेफिनेशन, मेमोराइज द डेफिनेशन एंड इसे याद करके एक दफा मुझे डन लिखें ताकि मैं आपसे ये डेफिनेशन सुन सकूं। याद करें जी, मैं आपको 10-15 सेकंड दे रहा है। ऑलराइट जी, टाइम्स ओवर एवरीबॉडी, ठीक है।
मुझे बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन कौन सुनाएगा? मैं एनीवन? सर। चलें सुनाएं। वेरिएबिलिटी एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज फाउंड इन इकोसिस्टम। ओके, शाम आप भी बताइए मुझे। Variability and variety of species in an ecosystem. ओके, सिद्रा बेटा आप भी जरा डेफिनेशन तो सुनाइए मुझे बायोडाइवर्सिटी की। in which we study about the variety of life that present in our ecosystem, in our डिफरेंट टाइप, ecosystem, बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ क्या? different type of life like species. ओके। अच्छा, अब ना आपके पास इकरा बेटा, जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ हमारे पास एनिमल्स नहीं आते, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, माइला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इकोसिस्टम्स भी आते हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में अगर हम देखते हैं ना तो तीन तरह की बायोडाइवर्सिटीज हमारे पास एवरीबडी पाई जाती हैं। सबसे पहले जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर इस चीज को समझिएगा। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इज सब स्पीशीज अमंग वन स्पीशी। सो फॉर एग्जांपल मैंगो हमारे पास एक स्पीशी है, ऐसे ही है ना। अब मैंगो में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैंगोज होते हैं, लाइक सिंधड़ी, दशेही, चौंसा और इस तरीके से। तो स्टूडेंट एक स्पीशीज होती है ना, तो इसे कहा जाता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, मैंगो एक है लेकिन इसमें ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास वैरायटीज पाई जाती हैं, चौंसा हो गया, दशेही, सिंधेड़ी, ये डिफरेंट टाइप्स हो गए। तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंट टाइप्स है ना, ये पता है क्यों डिफरेंट हुई हैं? क्योंकि जीन्स का इनमें फर्क है। यानी जो आपके पास सिंधेड़ी है, ठीक है, उसके जीन्स फर्क हैं, दशेही के जीन्स फर्क हैं, ठीक है, चौंसे की जीन्स जो है वो फर्क हैं, ठीक है। तो क्या है कि स्टूडेंट्स, जब आपके किसी भी स्पीशी में जीन्स हो जाते हैं फर्क, और जीन्स होने की वजह से स्पीशीज तो एक ही रहती है, लेकिन वो स्पीशीज के डिफरेंट टाइप्स आगे से यानी सब टाइप्स हो जाती हैं, तो उसे कहा जाता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, लेट मी नो। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी से मुराद ये है कि जब आपके पास एक स्पीशीज में ही आगे डिफरेंट सब स्पीशीज पाई जाएंगी, सब स्पीशीज पाई जाएंगी, और वो होगा जी ड्यू टू वेरिएशन ऑफ जीन्स, जिसे कहा जाएगा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? मुझे बताइएगा, यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये होता है जी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी फादिया बेटा पढ़े जरा, ये क्या है फादिया? Different number of ecosystems found in a region is known as ecosystem biodiversity. अब स्टूडेंट्स आपके पास स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी में आपके पास क्या होता है कि मेजर्स ऑफ वैरायटीज। क्या पढ़ दिया आपने बेटा? किधर से पढ़ा है? कहाँ से पढ़ा है आपने? Sir, species very बढ़िया। हाँ, स्पीशीज मेजर यहाँ से पढ़ा है। सर इन्होंने नीचे वाला पढ़ दिया, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। पढ़िए ये अफादे, फिर से पढ़ेंगे, ऑरेंज वाला पढ़िए प्लीज। Measure of variety of species in a habitat is known as species biodiversity. एक हैबिटेट है, एक रीजन है, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल ये जंगल है। उस जंगल में अब एक जानवर तो नहीं ना होता, डिफरेंट टाइप ऑफ जानवर होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, छोटे बड़े। तो क्या है कि स्टूडेंट्स आपके पास जब एक हैबिटेट में, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज पाई जाती हैं तो उसे कहा जाता है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये स्पीशीज रिच रीजन है। और एंटार्क्टिका क्योंकि सर्दी बहुत है तो यहाँ पर स्पीशीज बहुत कम है, तो इसे स्पीशीज पुअर रीजन कहा जाता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। जी आशा बेटा आप पढ़ें इसे, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को। जी सर, different number of ecosystem found in a region is known as ecosystem biodiversity. For examples, mangroves, ecosystem comprise of forest, waterlands, transaction between dry land, water bodies, rivers, and salt water. आज स्टूडेंट्स इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी से मुराद है कि जब आपके पास एक रीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जी, ठीक है, मैंग्रोव्स इकोसिस्टम है जी, जिसमें फॉरेस्ट भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं, वेटलैंड्स के बाद आपके पास रिवर्स वगैरह भी हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, कि जब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स अवेलेबल हों, ठीक है, एक ही रीजन में, तो दैट इज नॉन एज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी उन एरियाज को कहा जाता है जहां पर बायोडाइवर्सिटी की अमाउंट बहुत कम है।
ठीक है। तो अब आपके पास देयर आर टू क्राइटेरिया, ठीक है, फॉर अ प्लेस टू बी नोन एज हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी। अगर तो किसी भी एरिया के लिए, सर क्या पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी में, मुझे बताइएगा, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है? लेट मी नो, मुझे बताएं जरा, क्या पाकिस्तान को मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? Yes, sir. Yes, Yes. sir. हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? नहीं, हॉटस्पॉट तो आपने बताया कि वो वाले एरिया जहाँ बायोडाइवर्सिटी कम है। हाँ हाँ, तो मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान देखें और मुझे बताएं नहीं कह कहाँ है। अच्छा, अब बायोडाइवर्सिटी देखिए, पाकिस्तान जो है हॉटस्पॉट है। अब बायोडाइवर्सिटी के ना दो, कोई भी एरिया जिसे हम हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं तो उसके दो फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एंडेमिक प्लांट्स की अमाउंट बहुत ज्यादा हो, हाई यूजेज ऑफ एंडेमिक प्लांट्स यानी डेंजरस प्लांट्स की। देन जी हाई डिग्री ऑफ हैबिटेट लॉस, यानी लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इसके मरते जाएं। तो स्टूडेंट्स, जब ये दो कंडीशंस आपके पास किसी भी एरिया में होंगी तो उसे हैबिटेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाएगा। ओके, मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, लेट मी नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी जल्दी जरा मुझे सर, बता ये दीजिए। नहीं समझ आया। बेटा, सबसे पहले आपके पास है जी हाई डिग्री ऑफ हैबिटेट लॉस, एक ऐसा रीजन जहां पर जी आपके पास पॉपुलेशन मरती जा रही है, ठीक है। दूसरा आपके पास हाई डिग्री ऑफ एंडेमिक प्लांट्स, यानी आपके पास ऐसा एरिया, ठीक है, जहां पर आपके पास जो है प्लांट्स, स्पेशली जो एंडेमिक प्लांट्स हैं, ठीक है, उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपका सवाल पैदा होता है कि सर जी एंडेमिक प्लांट्स क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, एंडेमिक प्लांट्स आपके पास होते हैं जो एक एरिया में स्पेसिफिकली प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके पास जो सहारा है वहां पर कैक्टस पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब आपके पास एक रीजन में हाई परसेंटेज हो जाएगी जी एंडेमिक प्लांट्स की, ठीक है, और साथ ही साथ वहां पर वो एंडेमिक प्लांट्स मरते जाएंगे, एनिमल्स मरते जाएंगे, तो इसे कहा जाएगा जी हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन शॉर्ट, वो एरियाज जहां पर आपके पास पॉपुलेशन या जो जानवर हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होती जा रही है, उसे कहा जाएगा जी आपके पास हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ओके, मेरी बात समझ आ रही है बेटा? मुझे बताइएगा, लेट मी नो। यस। ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्टूडेंट्स, देखिए जब बायोडाइवर्सिटी आपके पास होती है तो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी बिल्लियां इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्टूडेंट्स बिल्लियां बड़ी जरूरी हैं। अगर बिल्लियां नहीं ना होंगी तो आपके पास चूहे बहुत ज्यादा हो जाएंगे और हमारी फसलें तबाह कर देंगे, ठीक है। तो क्या है कि ये तमाम चीजें बहुत जरूरी होती हैं, सही है। तो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इकोसिस्टम जो है बायोडाइवर्सिटी अगर होती है तो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी लेकर आती है, फूड सिक्योरिटी लेकर आती है, डिफरेंट प्लांट्स एनिमल स्पीशीज जो हैं ये आपके पास हमें एक बेटर क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशंस क्लाइमेट को भी काउंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रीज अगर हम देखें तो ट्रीज आपके पास वाटर को ट्रैक करते हैं, और बिकॉज ट्रीज वाटर को ट्रैक करते हैं तो इस सिनेरियो में आपके पास क्या होता है कि जहां पर भी ट्रीज ज्यादा होते हैं तो क्लाइमेट रेगुलेशंस या आपके पास जो है क्लाइमेट मिटिगेशन स्टेप्स वगैरह पाए जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को, यानी बायोडाइवर्सिटी में ट्रीज भी आते हैं ना, तो अगर हम ट्रीज को इम्प्लांट रहने देते हैं तो स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटीज में आपके पास क्लाइमेट रेगुलेशन भी होती है। मेडिसिन के लिए ट्रीज वगैरह एज अ रिसोर्स इस्तेमाल होते हैं, बहुत से जानवर, इवन एनिमल्स में सांप का जो जहर होता है ये भी एज एन एनिमल, ये भी एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर पोलिनेशन वगैरह हो जाती है, जो आप कह सकते हैं कि छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं कि प्लांट से, ठीक है, उनका नेक्टर जो है वो सक करते हैं यानी चूसते हैं, और वो नेक्टर और वो जो जूस है वो दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर रख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सिनेरियो में आपके पास पोलिनेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इनकरेज नहीं करते, ठीक है। तो अगर तो हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी को इनकरेज करते हैं तो इस सिनेरियो में प्लांट्स और ये सारा का सारा इकोसिस्टम अपने आप को ऑटोमेटिकली रेगुलेट यानी ठीक करना शुरू हो जाता है, सही है। यहां तक आपको समझ आ रही है? जैसे पोलिनेशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो पोलिनेशन में आपके पास वही इंसेक्ट जो है वो प्लांट्स क्रॉप्स के ऊपर जाएगा, क्रॉप्स की यील्ड बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली आपके पास जो है प्रॉपर ग्रोथ वगैरह हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीजें बता सकते हैं। यहाँ तक आप सबको समझ आ रहा है? मुझे बताइएगा, वाटर प्योरिफिकेशन, सॉइल फर्टिलिटी वगैरह हो सकती है, फिर टूरिज्म एंड रिक्रिएशन हो सकती है, ठीक है।
सो जब आपके पास प्रॉपर तरीके की एक बायोडाइवर्सिटी होगी तो उसमें स्टूडेंट्स क्या होगा कि टूरिज्म एंड रिक्रिएशन साइकिल्स को ओपन किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे जी आपके पास कोस्टा रिका एंड ब्राजील, यहाँ पर बहुत बायोडाइवर्सिटी है। ब्राजील में देखें तो अमेजोन है। तो स्टूडेंट्स अमेजोन में हमें पता है तो एंड पे दरख्त ही, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ दरख्त और डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जब आपके पास प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी होगी तो उस टाइम पर टूरिज्म एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ तक आप सबको समझ आ रहा है? मुझे बताइए कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जी अर्बनाइजेशन, जब अर्बनाइजेशन होगी जानवर और ट्रीज वगैरह अफेक्ट होंगे। टूरिज्म आपके पास हो रहा है। सिर्फ टूरिज्म में हम अगर देखें तो एक टाइम था फादिया बेटा, हम कराची में जब जाते थे। सबाहत बेटा आप कराची से है ना, मुझे बताइएगा वेयर आर यू जी सबाहत? सर। जी सबाहत क्या सर। उधर का उधर काला पानी गंदा कचरा अभी भी वैसे ही है कि चेंज हुआ है? जी सर, ऐसे ही है सी साइड पे स्पेशली, लेकिन कुछ स्पेसिफिक साइड्स हैं जो साफ हैं फिर भी एज कम्पेयर टू अदर वन। बिल्कुल। अच्छा, क्या वो गंदा पानी काला पानी देखने के लिए लोग जाएंगे? हम्म। तो क्या है कि टूरिज्म आपके पास देखिएगा, मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा कि टूरिज्म ना अफेक्ट होता है जब आपके पास बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। वो काला पानी गंदा पानी, तो स्टूडेंट्स हम झील सैफल मलोग पर जाते हैं, वहां पर भी यही हाल है, पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी नहीं है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या है कि टूरिज्म भी इससे अफेक्ट होती है। ठीक है, इको टेररिज्म भी आपके पास हो सकती है। इको टेररिज्म से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स आपके पास हम अक्सर ऐसी स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा, ये जो टाइगर्स होते हैं ये घने जंगलों में, ग्रीन वाले जंगलों में, बड़े बड़े दरख्तों वाले जंगलों में रहते हैं, लेकिन जो शेर है ना ये इन दरख्तों में नहीं रहते। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। जो शेर हैं वो अफ्रीकी जंगलों में रहते हैं, जो मैदानी इलाके होते हैं, लेकिन जो टाइगर हैं ठीक है वो आपके पास जंगल्स में, फॉरेस्ट में रहते हैं, घने फॉरेस्ट में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर टाइगर को हम शेर के जंग एरियाज में डाल दें और जो शेर है उसे टाइगर के एरिया में डाल दें, तो स्टूडेंट्स इस सिनेरियो में आपके पास क्या होगा कि शेर, अगर टाइगर को हम ये शेर के एरिया में या शेर के मैदानी इलाकों में एडप्ट करेंगे ना, तो स्टूडेंट्स इससे पता है क्या होगा कि आपके पास जो टाइगर है वो पूरे के पूरे उधर जो मैदानी इलाके के जानवर हैं उन्हें खा जाएगा, उन्हें खत्म कर देगा, और ये बहुत खतरनाक है। तो इस सिनेरियो में एवरीबॉडी, इसे कहा जाता है इको टेररिज्म। ठीक है, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अक्सर इको टेररिज्म इसे भी कहा जाता है। और एक और है कि स्टूडेंट्स हम अपने प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए या प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए जब हम दरख्तों को इलीगली काटते हैं या किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसे इको टेररिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं कि इको टेररिज्म आपके पास जो है अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या है कि इको टेररिज्म भी आपकी बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। फिर लॉस ऑफ प्लांट स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, यानी स्पीशीज प्लांट्स की जो स्पीशीज है उनकी वजह से। ठीक है, अब जी डायरेक्ट कॉज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारे देखे हुए हैं जी। डायरेक्ट कॉज क्या है जी? बायोलॉजिकल इन्वेजन और इको टेररिज्म, ये सारे के सारे हैं जी, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ओके, हो जाएंगे ये ऊपर वाले पढ़ लेंगे। अगर मुझे बताइएगा जी कोई सवाल यहाँ तक अगर आपका है तो, एनीवन? पर क्लियर है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को कैसे सेव रखा जा सकता है? बायोडाइवर्सिटी को आप सबसे पहले जी सेव रखने के दो तरीके हैं। इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है और उसे छेड़ा नहीं जाता, बल्कि उसे उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही सेव किया जाता है। माइला फॉर एग्जाम्पल एक मंकी है और मंकी हमारे पास एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होगा कि हम ठीक है उस मंकी को लैब में ही सेव रखेंगे। ठीक है, या उस मंकी, आई एम सॉरी, उस मंकी को उसके नेचुरल हैबिटेट में सेव रखेंगे। ठीक है, यानी वो जो दरख्तों पे रहता है हम उस मंकी को वहां पर ही सेव रखेंगे और उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है जी आपके पास इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, जिसमें आपके पास हम एक ऑर्गेनिज्म को सेव रखते हैं लेकिन उसकी नेचुरल हैबिटेट में ही सेव रखते हैं, यानी उसके नेचुरल एरियाज में सेव हम रखते हैं। ओके, मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? दिस इज नॉन एज इन सीटू कंजर्वेशन। फॉर एग्जांपल जी आपके पास अयूबिया नेशनल पार्क है, तो यूबिया नेशनल पार्क का मकसद ये है कि वहां पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें आर्टिफिशियली ना कोई रखे, बल्कि उन्हें अपने पास सेव करके कोई रख ले। तो ये भी आप यहाँ पर जी हाईलाइट एवरीबॉडी कर सकते हैं। देन जी आपके पास आता है जी इन सीटू कंजर्वेशन की भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क, अयूबिया नेशनल पार्क, किरथार, मार्गला हिल्स, ये जो हमारे पास नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं ये इसी वजह से बनाए गए हैं कि जानवरों को हम तंग ना करें और जानवर अपनी जो नेचुरल प्रोसेसेस है, नेचुरल जिंदगी है, वो इसी तरीके से नॉर्मली गुजारते चले जाएं।
सो नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं पाकिस्तान में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, यानी वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी सर्टेन रीजन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जी आपके पास बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ठीक है, आइए इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखते हैं जी। एनीवन कोई पढ़ना चाहेगा यहाँ पर? ऐसा कीजिए कि अफादिया Yes, बेटा आप sir. अफादिया पढ़िएगा आप बेटा। It is a special category of protected areas where human population also forms part. This is a large areas that is greater than 500 square kilometer. There are three parts of biosphere reserves: core, buffer zone, and transition zone. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है कि ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसमें आपके पास ह्यूमन पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट रखा जाता है। अब इसके तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले कोर, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। यानी सबसे पहले दरमियान में कोर, फिर जी बफर जोन, एंड देन यू हैव इज ट्रांसलेशन जोन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स जब हम बफर जोन इस तरीके से बनाते हैं ना, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि कोर में इंपॉर्टेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बफर जोन में भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, और ट्रांजिशनल जोन में भी खैर इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल बफर जोन आपके पास ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये सेंटर में किसी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटर में किसी भी ह्यूमन बींग्स की जो है ना प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, सेंटर में आने की इजाजत नहीं है। सेंटर के बाद आपके पास होता है जी ट्रांजिशन जोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ट्रांजिशन जोन में सारे के सारे जो है असिस्ट वगैरह, यानी आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की जो तादाद है, वो ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो थोड़े बढ़ते हैं, 200-300 कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड देन आपके पास एंड में जो है आप बता सकते हैं कि एक ऐसा सिनेरियो आता है, ठीक है, कि जस्ट अ मिनट जी, बफर जोन के बाद ट्रांजिशन जोन आता है। ठीक है, कोर आता है, कोर के बाद बफर जोन आता है, और बफर जोन के बाद ट्रांजिशन जोन आता है। अच्छा, ये ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होता है, लेकिन ये जो सेंट्रल जोन होता है ना, जिसे आप कोर कहते हैं फादिया, कोर में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती। और इवन ट्रांजिशन जोन में भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती जब तक कि आपके पास परमिशन नहीं है। ठीक है, अच्छा इन तमाम का मकसद यही होता है कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट रखा जा सके। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट रखा जा सके। एडवांटेजेस है जी इन सीटू कंजर्वेशन की। ये जो इन सीटू कंजर्वेशन यानी जानवरों का उनके हैबिटेट में कंजर्व किया जाना है, ठीक है, ये जी आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, प्रोटेक्शन वगैरह लेकर जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये चीप हो जाते हैं और आपको, ठीक है, कोशिश करना है, और ये चीप होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है जी। फिर जो डिसएडवांटेजेस ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, डिसएडवांटेजेस में आप सबके पास सबसे पहले है जी रैंडम इवेंट्स। अगर तो देखिए ना, हमने मंकी को उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया हुआ है, लेकिन अगर कोई नेचुरल है आपके पास डिजास्टर आ गया, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, या गर्मी बहुत ज्यादा होने के अलावा आपके पास क्या होता है कि कोई भी ऐसा रैंडम इवेंट हो जाता है, तो क्या है कि स्टूडेंट्स आपके पास इन सिटू कंजर्वेशन जो है वो उन एनिमल्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड नहीं होते, वो सिर्फ अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं। ठीक है, देन आपके पास इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, वही ऊपर वाली बात है जी, इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं वो काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। देन आपके पास होता है जी एक्स सीटू कंजर्वेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, इन सीटू कंजर्वेशन कौन सा होता है? कोई मुझे बताना चाहेगा इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? एनीवन? कोई मुझे इन बता। सिटू कंजर्वेशन में स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है कि जब हम एक ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में नहीं सरवाइव करवाते, बल्कि वो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम अपने इंडस्ट्री में या लैब में लेकर आते हैं, और वहां पर उसके ऊपर क्या होता है कि उसे प्रिजर्व रखा जाता है। ठीक है, मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? तो एक्स सीटू कंजर्वेशन या आपके पास बिल्कुल इंस्टीट्यूट उल्टा है, जिसमें हमारे पास सर्टेन जो है आप बता सकते हैं, ठीक है, कि एक्स सीटू कंजर्वेशन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनिज्म जो है उसे हम अपने लैब वगैरह में लेकर आते हैं और वहां पर उसे कंजर्व किया जाता है। सही है, आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? मुझे बताइएगा, लेट मी नो जी। क्लियर है? जल्दी से जरा मुझे बता दीजिए। सीड बैंक आपके पास हो गया, ठीक है, ये तमाम चीजें हो गई। सो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। ओके, क्लियर है? लेट मी यस नो जी सर। मुझे। ठीक है, एक्स टू कंजर्वेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस देख लेते हैं। एक्स टू कंजर्वेशन में ये है कि ये यूजफुल फॉर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यानी जो आपके पास जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थ्रेटेंड स्पीशीज ब्रेड, ठीक है, तो क्या है कि ये भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि राहत का यानी स्पीशीज की जो ब्रीड वगैरह है उसे भी अफेक्ट हो, यानी उसे भी जो थ्रेटन्ड स्पीशीज होती हैं, ठीक है, उन्हें भी प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये आप बता सकते हैं। और कोई भी ऐसी स्पीशीज जो कि
एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम उन्हें सिर्फ उनके नेचुरल हैबिटेट में ना छोड़ें, बल्कि हम कोशिश करें कि प्रॉपरली जो है सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। डिसएडवांटेजेस इसमें यही हैं, जिस स्पीशीज इन कैप्टिविटी, इन स्पीशीज को अगर पकड़ के रखा है तो अपने नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को खत्म कर देंगी, वो भूल जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक स्पीशीज को अगर मैंने लैब में रखा हुआ है तो क्या, और दूसरे स्पीशीज जो है वो प्रॉपरली हार्श कंडीशंस को फेस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अब इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये जो लैब वाला ऑर्गेनिज्म है ना, ये बड़ा कमजोर है। ठीक है, तो क्या है कि स्टूडेंट्स ये कमजोर हो जाएगा, और अगर हम इसे छोड़ते भी हैं तो शायद ये प्रॉपरली सर्वाइव ना कर सके। दैट्स आपके पास नेक्स्ट है जी, इट इज कॉस्टली, सो कॉस्टली भी यहाँ पर आपके पास होता है। ऑलराइट जी, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया, मुझे बताइएगा। लेट मी नो स्टूडेंट्स, ये ई वेस्ट है जी जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से मुझे यस सर, बता दें। क्लियर है। पढ़ा है आज के लिए इतना, आप बताएं, इनफ है? बाकी जो एक दो छोटे लेक्चर्स है ना, उनकी मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और ओ एच एस एस कल हम पढ़ लेंगे, ओ एच एस एस पढ़ लेंगे, और ये पढ़ लेंगे, और आई ई ई वगैरह पढ़ लेंगे, तो हमारा लेक्चर सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप सबको समझ आ गया तो एक दफ़ा यस कर दीजिए ताकि मैं क्लास बंद कर दूँ। ऑलराइट जी, अल्लाह हाफिज़।